उस नवजातक परम ब्राह्मण गणेश जी का स्मरण करते हुए आखिरी कक्षा को प्रारंभ करेंगे। शिवतनये वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालाव्यालयतनोपवीति मम हृदये निवासं श्रीगणेशं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। फैकल्टी परिचय के अंतर्गत अभी धर्मेंद्र भारद्वाज जी हमारे बीच हैं। आपने हमारे यहाँ अष्टक षडबल पढ़ा रहे। धर्मेंद्र जी, 2 लाइन में आपका कुछ थोड़ा सा परिचय इन लोगों को दीजिए और अनुभव बताइए। मैं ज्योतिष विशारद और यहीं से करा ग्वालियर चैप्टर से, और ज़्यादा बड़ा परिचय नहीं, 4 साल की मेरी जर्नी है। और यानी कि मेरा गुरुजी ने जो बीज बोया उसको वो पेड़ कुल 4 साल का हुआ है अभी। और यहाँ से मैंने अष्टक वर्क करा और षडबल को पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पर। और जो गुरुजी के सानिध्य में, किशोर सर के सानिध्य में बैठकर बहुत कुछ सीखने को सरल भाषा में मिला। और ये इन लोगों का ही आशीर्वाद है कि आज उन्होंने मेरे को अपने श्री चरणों में स्थान देकर अपने समकक्ष बिठाने का प्रयास किया। ये गुरुदेव की कृपा है। और बहुत सरल ढंग से यहाँ पर पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है। और बस अपन को क्या करना है, जातकों को, अपन जो स्टूडेंट है उनको बस प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा कुंडलियों पे अपन प्रैक्टिस करेंगे तो जो फार्मूले यहाँ पर दिए जाते हैं किशोर सर के द्वारा, परमेंद्र चतुर्वेदी की सारा, अलका मैम के द्वारा, उन फार्मूलों को अपनी अपनी कुंडलियों पर और अपने मित्रों की कुंडली पर लगाकर देखें। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो सूत्र आपको याद हो जाएंगे। तो मतलब एक याद करना और लगाकर याद करना, तो दोनों कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाता है। जब अपन किसी भी कुंडली पर कोई फार्मूला लगाते हैं तो वो फार्मूला हमारे जीवन में लंबे समय तक रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि अपन ने उसका प्रेडिक्शन करा कि ऐसा लगाया था, ऐसा हुआ, इसलिए ये रिजल्ट आया, तो याद रहेगा। वैसे अपन लिख लिख के याद करेंगे तो नहीं, इतना याद नहीं हो पाता, जहां तक मेरा खुद का मानना है। बाकी सब आप विद्वान है। आइए, आपका सबका स्वागत है, वेलकम है। जय गणपति। धर्मेंद्र जी को धन्यवाद। आप धर्मेंद्र जी हमारे यहाँ शुरुआत से जुड़े, इन्होंने विशारद किया ज्योतिष में, और वास्तु, हस्तरेखा, नाड़ी भी इस समय चल रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, और बड़े मनोयोग से ये लगे हुए हैं। इन्होंने 60 की उम्र के आसपास आकर के हमारे पास प्रवेश लिया और ज्योतिष सीख गए। आज ज्योतिष पढ़ाने में दक्ष हुए हैं, ज्योतिष देखते भी हैं। तो आज हमारी दूसरी फैकल्टी है देवयानी पुरी, चंडीगढ़ से हैं, और वो एस्ट्रोनॉमी और दशा गोचर आदि पर अपना व्याख्यान देती हैं। 2016 से हमारे यहाँ कार्यरत हैं। तो देवयानी जी और किशोर चतुर्वेदी सर, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं आईकास्ट चैप्टर ग्वालियर के, मैं अभी आज के कार्यक्रम की संचालन की व्यवस्था इन दोनों को सौंप रहा हूँ, क्योंकि देवयानी जी जो भी संचालन है वो करेंगी, और जो भी स्क्रीन शेयरिंग है और आपस का संवाद है किशोर सर। तो सर, किशोर सर और देवयानी जी, आप दोनों प्रकट हो जाएं। धर्मेंद्र जी, आप अपना वीडियो बंद कर सकते हैं। जय गणपति की किशोर सर, जय गणपति के गुरुजी, जय गणपति की सभी जो भी क्लास में हैं हमारे विद्वान स्टूडेंट्स। आज बहुत ही हम इम्पोर्टेंट उसके लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और ग्वालियर चैप्टर से आप लोगों ने जो प्रवीण का पढ़ाई की है तो बहुत ही आप ज्ञानवर्धक रही होगी, ये मेरी आशा है। तो आगे बढ़ाते हुए हम परिचय थोड़ा थोड़ा लेना चाहेंगे। जैसे मुझे मंजूश्री गौर दिख रही हैं, जरा आप बताइए। एक आइए, आज आप सूर्य के बारे में बोलेंगी। तो सूर्य, जैसा कि हम हमारे ज्योतिष में हम जानते हैं कि सूर्य ही, और हम अगर ब्रह्मांड की बात करें तो जीवन ही सूर्य से है। तो आत्मा हमारी सूर्य को ही माना जाता है, और अगर हम जीवन दायन माने तो वो सूर्य भगवान ही है।
तो मंजूश्री आप अपना थोड़ा सा एक लाइन में परिचय दीजिए, फिर मैं आपको दोबारा एक मिनट के अपने लिए 1 मिनट के लिए विराम देंगे। किशोर सर, एक बार जितने पार्टिसिपेंट हैं उनसे आप पूछ लीजिए कि उपस्थित हैं कि नहीं। आपकी आवाज सर क्लियर थोड़ी कम है। हाँ जी, कम है पर आ रही है। देखिए, आज जैसा कि मैडम ने बताया कि आज सभी का आपका प्रस्तुतिकरण है, सेशन है, और आज जिन लोगों का प्रेजेंटेशन है मैं उनके नाम बोल रहा हूँ और वो कृपया यहाँ पर अपनी उपस्थिति अपने को अनम्यूट करके बता दें, और जिससे कि जिस समय नाम बुलाया जाए और वो उस समय उपस्थित हो सके। तो मैं सर्वप्रथम जो मेरे पास नाम आए हैं उनमें मंजूश्री गौर स्कूल पर आज आपका प्रेजेंटेशन है। जी गुरु जी। गुरुजी उपस्थित हैं आप? जी नेक्स्ट जाएंगी मेघा श्री मंगल पर। मेघा जी आप हैं? जी जी सर। बुद्ध पर देंगी मानवी चौहान जी। मानवी जी आप उपस्थित हैं? जी गुरु जी। शनि पर देंगे दीक्षांत कुमार जी। जी जी है क्या? नहीं है शायद। और केतु पर देंगी मोनिका जी, मोनिका भट्टाचार्य जी आप उपस्थित हैं? हाँ जी गुरु जी, मैं उपस्थित हूँ। चलिए ठीक है मैडम, कंटिन्यू कीजिए। जी मैडम कंटिन्यू। एक सोनाली तोमर का पता कर लीजिए। सोनाली तोमर। सोनाली तोमर नजर जी आ रही हैं। सोनाली जी जी आप हैं? जी जी मैम। ओके, जी ठीक है, आप स्टार्ट करिए। जी। तो थोड़ा सा मैं ये एक बताना चाहूंगी कि हम ज्योतिष का हमारे मन में ना कुछ कंफ्यूजन्स रहते हैं कि ज्योतिष कहाँ से आया, कब आया, कैसे आया। तो एक बहुत ही बड़ा क्लियर कंसेप्ट ये कि ज्योतिष तब से ही आया जब से मानव जीवन इस ब्रह्मांड में आया। ठीक है, जब से आदि मानव ने सूर्य और चंद्रमा को देखा, तो सूर्य और चंद्रमा के बारे में उससे इतना उन्हें पता लग गया कि सूर्य से ऊष्मा आई, ऊष्मा मिली, प्रकाश फैला, दिन निकला और सूर्य के अस्त होने से प्रकाश लुप्त हो गया। और जब सूर्य लुप्त हुआ, रात्रि हुई, तो चंद्रमा का उद्भव हो गया और पूरी रात्रि चंद्रमा आया और चंद्रमा के बारे में ये देखा कि कभी चंद्रमा दिखाई देते हैं और कभी बिल्कुल दिखाई नहीं देते। तो इसी कंसेप्ट को उन्होंने और स्टडी की, आगे देखा और उन्होंने दिन और रात्रि के कंसेप्ट बनाए, अमावस्या बताया कि जब अंधकार हो जाता है, चंद्रमा दिखाई नहीं देते, अमावस्या की रात्रि हो जाती है, 15 दिन बाद फिर चंद्रमा निकल थोड़े 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 आके पूरे आ जाते हैं, उसको पूर्णिमा बताया गया। तो एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक या एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक एक महीना, एक माह हुआ। इस तरह पंचांग का प्रादुर्भाव भी हुआ। तो बहुत डिटेल में ना जाते हुए, बहुत डिटेल कंसेप्ट्स हैं, जितना हम आगे पढ़ते रहेंगे, आगे आगे आगे। और ये भी देखा गया उसी समय कि इन सूर्य चंद्रमा तारों के अलावा कुछ तारे ऐसे भी हैं जो चलायमान दिखाई देते हैं। जब उनकी स्टडी की गई तो उनको ग्रह कहा गया। फिर उनके बारे में और अध्ययन किया गया और जो आज हमारे सामने स्टडी है, हम वहां तक धीरे 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 सफर तय करते हुए आज वहां तक पहुंचे। तो एक और क्वेश्चन आया था कि एस्ट्रोनॉमी क्यों पढ़ी जाती है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी का कोई, तो मैं ये कहना चाहूंगी एस्ट्रोनॉमी ही है जो ज्योतिष शास्त्र को साइंस से जोड़ती है। हमारा आईकास है, हर चीज का लॉजिक देता है। जो भी हम अध्ययन करते हैं, नाम ही है एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस। तो जब हम एस्ट्रोलॉजी को साइंस से जोड़ते हैं तो इसका जो ब्रिज है वो एस्ट्रोनॉमी ही है। एस्ट्रोनॉमी में हम साइंटिफिकली पढ़ते हैं कि कौन सा ग्रह कितनी दूरी पे है, कहाँ उसकी स्थिति है। और एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में हम पढ़ते हैं
उन ग्रहों का हमारे जीवन पर प्रभाव क्या है। तो जब हमें उस ग्रह की, उस तारे की स्थिति परिस्थिति का ही पता नहीं होगा, तो हम प्रभाव को कैसे पढ़ पाएंगे। तो अगर किसी चीज का प्रभाव जानना है, तो उसकी पर्सनालिटी के बारे में जानना तो सबसे जरूरी है। तो इसीलिए एस्ट्रोनॉमी पढ़ा जाता है कि हम ज्योतिष शास्त्र को लॉजिक और साइंस से जोड़ सकें। तो आगे हम बढ़ते हैं और बहुत टाइम ना लेते हुए हम आज का जो अपना क्लास है उसको शुरू करते हैं। मंजूश्री गौर को मैं बुलाना चाहूंगी, जो सूर्य भगवान के बारे में हमें, सूर्य ग्रह के बारे में हमें बताएंगे। सारा डिटेल मंजूश्री गौर बताएंगे। मंजूश्री, आप आए, अपना वीडियो और अपना ऑडियो दोनों जो है वो ओपन करें। जय गणपति की। मैं जय गणेश। मंजूश्री अपने गुरुजनों को हृदय से आभार और उनको प्रणाम करती हूँ कि ईश्वर की अनुकंपा से मुझे आईकास जैसा परिवार मिला, जहाँ मुझे सीखने के लिए इतना सहयोगी मतलब हमारे जो गुरुजन है इतने सहयोगी हैं कि हमें हर स्थिति में, हर परिस्थिति में समझाने और सिखाने को तैयार हैं। बस हमारा अब कर्तव्य बनता है कि हम उनकी चीजों को सही ढंग से ग्रहण कर पाएं और सीख पाएं। और आज ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला कि मैं अपनी थोड़ी सी बातें, जो जानकारी मेरे पास है, वो आपके समक्ष रख पाऊं। तो कृपया त्रुटियों को क्षमा करें। और मेरा आज जो सब्जेक्ट है वह है सूर्य, और मैं सूर्य के बारे में जो भी जानती हूँ मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूंगी। सर्वप्रथम तो सूर्य देवता इस पृथ्वी पे एक साक्षात देवता है, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से उनके दिव्य दर्शन कर पाते हैं। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है, और सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। अगर हम आगे देखते हैं तो सूर्य को आरोग्यदाता भी कहा जाता है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार हम जाएंगे तो मार्कंडेय पुराण कहता है कि सूर्य की उत्पत्ति के बारे में मार्कंडेय पुराण में कहा है कि पहले जगत की जब सृष्टि की रचना हुई तो पूर्णतः अंधकार था। उस समय कमल योनि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी के मुख से जो पहला शब्द निकला वो ओम था। और ओम जो था वो एक तरह से सूर्य का जो दिव्य रूप था उसका सूक्ष्म रूप था। उसके तत्पश्चात ब्रह्मा जी के 4 मुख और उन वेदों से जो प्रकाश हुआ वो ओम में जाके एकाकार हो गया। और यही जो वैदिक तेज है यही सूर्य है। ये सूर्य देव भगवान ब्रह्मा के पुत्र जो कश्यप ऋषि थे, उनकी पत्नी देवी अदिति के पुत्र कहलाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने घोर तपस्या की थी सूर्य देव की, और उससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उनकी इच्छा पूर्ति की और सुषुम्ना नाम की किरण से उनके गर्भ में प्रवेश किया, और इस प्रकार सूर्य का जन्म हुआ। अदिति के पुत्र होने के कारण उनको आदित्य भी कहा गया है। अब सूर्य देव का आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उनको ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है, और जो सूर्य देव को चक्र के साथ दर्शाया गया है, जिसे धर्म चक्र के रूप में भी व्याख्या किया जाता है। ये सूर्य की रश्मियां ही उनका अश्व है। सूर्य देव के रथ में सिर्फ एक ही पहिया होता है, जिसमें 12 तीलियां होती हैं। शास्त्रों में रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। अब सूर्य देव का हम खगोलीय परिचय जानेंगे तो सौरमंडल के केंद्र में स्थित ये एक तारा है, जिनके चारों तरफ पृथ्वी और अन्य अवयव और ग्रह घूमते हैं। और ये सूर्य जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। इसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है। ऊर्जा का ये शक्तिशाली भंडार है, और मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का ये विशाल गोला है। परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपनी केंद्र से ऊर्जा पैदा करते हैं, और जो हमारी पृथ्वी पे जो ऊर्जा आती है वो सूर्य का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। और ऐसे तो देखने में सूर्य का रंग पीला दिखता है या नारंगी दिखता है, लेकिन असली रंग उनका सफेद है। उनकी जो रश्मियां हैं, उनकी जो किरणें हैं, उसमें सारे रंग समाये हुए हैं। ये उनका खगोलीय परिचय है।
अब अगर हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ से जाएं तो एस्ट्रोलॉजी में सूर्य का बड़ा महत्व है, क्योंकि सूर्य से ही हम व्यक्ति की आत्मा, वो आत्मा, उसका शारीरिक गठन, उसका प्रेजेंट, जैसे हम कहते हैं ना, उसका प्रेजेंटेशन, उसका वहीं से दिखता है कि एक व्यक्ति में सूर्य का क्या स्थान है। ज्योतिष में सूर्य को मान सम्मान, उच्च पद, नेतृत्व क्षमता का कारक माना गया है। सूर्यदेव को सिंह राशि का स्वामित्व प्राप्त है। सूर्यदेव मेष में उच्च के और तुला में नीच के होते हैं। कुंडली में अगर सूर्यदेव उच्च के हो तो करियर में सफलता, मान सम्मान, प्रशासनिक लाभ मिलता है। सूर्यदेव को ग्रहों में अधिपति का स्थान प्राप्त है। कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर सूर्य का अधिपति है। इन नक्षत्रों में पैदा हुए बच्चों को पहले सूर्य की ही महादशा मिलती है। सूर्य जन्म कुंडली में जिस भी स्थान पे बैठा होता है, जातक को उसी के अनुसार उसका व्यक्तित्व मिलता है। और सूर्य एक तरह से प्रथम भाव का कारक है, पिता का कारक है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति के मित्र हैं और शुक्र और शनि से शत्रुता है इनकी। वैसे तो शनि इनके पुत्र हैं, लेकिन यहाँ पे इनके साथ उनकी बनती नहीं है, वो शत्रु कहलाते हैं। और वैदिक ज्योतिष में सूर्य का प्रत्येक भाव में अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रथम भाव में आए तो प्रथम भाव इस बात का संकेत करता है कि जातक का जो स्वभाव है वो स्पष्ट और उदार होगा। उसी प्रकार जब द्वितीय भाव में सूर्य है तो सूर्य जातक को समृद्धिशाली बनाते हैं। इसी प्रकार तृतीय भाव में सूर्य व्यक्तित्व में विशेष प्रकार का जो आकर्षण प्रदान करता है, और साथ में क्योंकि वो तृतीय भाव का है इसलिए वो पराक्रम भी दर्शाता है। चतुर्थ भाव का सूर्य आर्थिक रूप से समृद्धिशाली तो बनाता है और आपको बचत करने की तरफ भी आपकी प्रवृत्ति करता है। इसी प्रकार पंचम भाव का सूर्य सदाचारी बनाता है और छठे भाव का सूर्य आपको पराक्रमी बनाता है और शत्रुओं को परास्त करने की पूरी क्षमता देता है। इसी प्रकार अष्टम भाव में कुछ अच्छे परिणाम देता है और कुछ परेशानियां भी देता है। सूर्य ग्रह की स्थिति नवम भाव में लंबी यात्रा कराती है। दशम भाव में सूर्य कुछ अनुकूल परिणाम देते हैं। एकादश के भाव में जो सूर्य की स्थिति है वो शुभ परिणाम प्रदान करती है। द्वादश भाव में सूर्य अच्छे फल नहीं देता, लेकिन अगर आप धार्मिक कार्यों में लगे हैं, जैसे आप अस्पताल है, कोई अनाथालय है, या इस तरह की चीजों में आप अगर लगते हैं जो धर्मार्थ कार्य होते हैं, तो सूर्य आपको प्रसिद्धि और सफलता प्रदान करता है। इसी प्रकार सूर्य का हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव है। लोग सूर्य को, जिनके सूर्य अच्छे नहीं होते उनको करने के लिए लोग बहुत आराम से कहते हैं ना कि सूर्य को आप सुबह उठ के जल दीजिए, उगते सूर्य को जल देने से लाभ मिलता है। सूर्य का जो धातु है वो है तांबा, लोहा, और इसीलिए तांबे के लोटे में जल देना बड़ा लाभकारी होता है। सूर्य कभी वक्री नहीं होते। तो सूर्य भगवान का हमारे जीवन में जितना असर है, उसी प्रकार अगर हम जातक की कुंडली के साथ देखें तो सूर्य ऐसे तो क्रूर ग्रह कहा जाता है, परंतु पिता की तरह वो क्रूर होते हैं और पिता की तरह ही वो पालन करते हैं, और गलतियों पे संहार के रूप में वो हमें पनिश भी करते हैं। तो हम उसको क्रूर ग्रह तो नहीं कह सकते, पर हाँ सख्त जरूर है। तो इसी प्रकार मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। त्रुटियों को क्षमा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंजूश्री जी, बहुत संक्षेप में, और आपने इतना अच्छी तरह सूर्य भगवान को एक्सप्लेन किया, बताया। क्योंकि संक्षेप में मैंने इसीलिए कहा क्योंकि सूर्य एक, हम चाहे खगोल का मान लें चाहे ज्योतिष शास्त्र में, उसकी इतनी ज्यादा महत्व है कि उसको शब्दों में बांधना मुश्किल है। लेकिन आपने इतने अच्छे शब्दों में सूर्य के बारे में बताया और बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी थी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी मैम, धन्यवाद। तो अगर हम देखें तो ज्योतिष शास्त्र का जो बिल्कुल एक लाइन में परिचय अगर हम देना चाहें तो ये है, सूर्य आदि ज्योतिषाम ग्रहणाम बोधक शास्त्रम। ठीक है, सूर्य के आसपास ही मानव जीवन जो है वो निर्भर करता है। तो यही है कि
ज्योतिष शास्त्र भी यही है कि वो ज्ञान जो ग्रहों की स्थिति और उनके भ्रमण, उनका काल और उन सबका हमारे जीवन पर प्रभाव, सिर्फ हमारे जीवन पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड पर उसका जो प्रभाव है वही ज्योतिष शास्त्र है। ठीक है, जो भी ग्रह हैं, जो भी हमारे पास 9 ग्रह हैं, अगर हम सूर्य चंद्रमा को भी ग्रह मान लें तो अगर हम खगोल पढ़ें तो वो फिर अलग-अलग उनकी डिस्क्रिप्शन हो जाती है, लेकिन ज्योतिष में बड़े लिबरली हम सभी को ग्रह मान लेते हैं। तो उनका भ्रमण, उनकी स्थिति और उनका क्या काल है, उनका और उन सब चीजों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव है, यही ज्योतिष है। तो आगे जो हमारे पास नाम है वो है मेघा शिवहरे। मेघा शिवहरे मंगल ग्रह के बारे में हमें बताएंगी। मंगल ग्रह आप लोग प्रवीण पढ़ चुके हैं, सभी जानते हैं मंगल का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट है। मंगल से ही हमारे अंदर करेज है, मंगल से ही हमारे अंदर हिम्मत है। तो बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग जो ग्रह है वो मार्स हैं। तो अब हम मेघा शिवहरे जी को बुलाना चाहेंगे। मेघा शिवहरे जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आप अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए और मंगल ग्रह पर प्रकाश डालिए। जय मेघा गणपति शिवहरे की मैम। जी, जय गणपति की। मैं आइकास प्रथम प्रवीण प्रथम की मेघा शिवहरी छात्रा आप सभी गुरुजनों का धन्यवाद करती हूँ। माननीय किशोर कुमार सर जी, आवाज नहीं आ रही है? मेघा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। म्यूट है मैम, इनका म्यूट किया हुआ है। हाँ, आप म्यूट हैं, अनम्यूट करिए आप। जी मैम, आवाज आ रही है? अब आ रही है जी। मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का परिचय। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह पहले के पहले अपना परिचय दे और आईकास का अनुभव बोले, आगे उसके बाद अपना प्रोजेक्ट बोले। जी आवाज आई नहीं थी, मैंने स्टार्टिंग किया था अभी। कोई बात नहीं, आप दोबारा से कर दीजिए। जी जी मैम। मैं आइकास प्रवीण प्रथम सेमेस्टर की छात्रा मेघा शिवहरे। मैंने जी, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, लेकिन उसका अनुभव मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं आभार करती हूँ आचार्य श्री परमानंद चतुर्वेदी सर जी का। मैं आभार करती हूँ किशोर कुमार चतुर्वेदी सर जी का। मैं आभार करती हूँ अलका धवन मैम जी का। मैं आभार करती हूँ देवयानी पुरी मैम जी का। मैं आभार करती हूँ आरती शर्मा मैम जी का, जिन्होंने हमें सिखाया और ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत अभी मैं थोड़ा बहुत ही सीख पाई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मंगल ग्रह के बारे में ज्योतिषी व्याख्या। मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल शुक्र के बाद दूसरा ग्रह है जो पृथ्वी के निकट है। मंगल पृथ्वी की तरह एक स्थलीय ग्रह है। मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं और अपने अक्ष पर घूमने में 25 घंटे लगते हैं। मंगल का एक साल पृथ्वी के 2 साल के बराबर होता है। मंगल को युद्ध का देवता माना जाता है। मंगल ग्रह की जन्म उत्पत्ति। पौराणिक कथाओं के मुताबिक मंगल ग्रह की उत्पत्ति भगवान शिव के पसीने से हुई थी। कहा जाता है कि एक बार अंधकासुर नामक दैत्य ने भगवान शिव से वरदान मांगा था कि उसके रक्त की बूंद जहां भी गिरेगी वहां से वह फिर से पैदा हो जाएगा। इस वरदान के बाद अंधकासुर ने तबाही फैला दी। तब भगवान शिव ने अंधकासुर से युद्ध किया और उनके ललाट से पसीने की बूंदें धरती पर गिरी। इन बूंदों से धरती 2 भागों में बट गई और मंगल का जन्म हुआ।
कहा जाता है कि मंगल ग्रह का उद्भव मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। इसी जगह पर मंगलनाथ मंदिर है, जिसे मंगल की जननी भी कहा जाता है। मंगल ग्रह के कारक। मंगल ग्रह साहस, पराक्रम, ऊर्जा, भूमि, रक्त, भाई योद्धा आदि का कारक है। काल पुरुष की कुंडली में यह प्रथम व अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। मंगल की महादशा 7 वर्ष की होती है। यह कर्क में उच्च और मकर में नीच का होता है। मंगल यदि उच्च का होता है तो व्यक्ति में साहस, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति होगी। उच्च का मंगल दसम भाग में सबसे अच्छा माना जाता है। इसके शुभ प्रभाव से व्यक्ति साहसी, निडर बनता है। मंगल ग्रह की विशेषताएं। मंगल को किसी व्यक्ति के जीवन में शक्ति, संघर्ष, पराक्रम और युद्ध के मामलों से जुड़ा हुआ ग्रह माना जाता है। जब यह शुभ स्थान में होता है तो व्यक्ति साहसी, आत्मविश्वासी से भरपूर होता है। जब यह 6वें, 8वें, 12वें भाव में होता है तब व्यक्ति क्रोधी, गुस्सा करने वाला और हिंसक हो जाता है। मंगल ग्रह का वर्ण क्षत्रिय है, लिंग पुरुष है, दिशा दक्षिण है। मंगल ग्रह के मित्र ग्रह सूर्य, चंद्रमा, गुरु हैं। मंगल ग्रह के शत्रु ग्रह बुध है। मंगल के पीड़ित होने पर मांसपेशियों में गठिया, टिश्यू, मिसकैरेज, आर्टरी में रक्त का जमना आदि होते हैं। मंगल ग्रह तांबा, धातु, खदान, सोना, भूमि, हथियार, तंबाकू आदि से संबंधित रहते हैं। मंगल ग्रह के शुभ प्रभाव। मंगल ग्रह के शुभ प्रभाव से व्यक्ति साहसी और निडर बनता है। इसके शुभ प्रभाव से व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। मंगल ग्रह के शुभ प्रभाव से व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। मंगल ग्रह के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को करियर में सफलता मिलती है। मंगल ग्रह के शुभ प्रभाव से व्यक्ति में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। मंगल ग्रह जब अशुभ होता है, इसके अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को क्रोध, तनाव, असफलता का सामना करना पड़ता है। इसके अशुभ प्रभाव से व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता है। मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति के रिश्तों में खटास आ जाती है। कुंडली के 8वें भाव में मंगल को अशुभ माना जाता है। मंगल दोष। जब मंगल ग्रह कुंडली के दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में स्थित होता है तो उसे मंगल दोष कहा जाता है। मंगल दोष के प्रभाव से विवाह में विलंब और जीवन साथी से संघर्ष होता है। इसे शांत करने के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं, जैसे कि हनुमान जी की पूजा, मंगलवार के दिन व्रत करना, पुखराज रत्न धारण करना आदि। निष्कर्ष। मंगल ग्रह का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके शुभ और अशुभ प्रभाव दोनों हो सकते हैं और यह हर व्यक्ति की कुंडली में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न तरीके से कार्य करता है। सही उपायों और पूजा अर्चना के माध्यम से हम मंगल के प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं। भविष्य में मंगल ग्रह पर जीवन यापन संभव हो सकता है। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मेघा जी, बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया आपने मंगल के बारे में। और मंगल के बारे में और जो हमारे स्टूडेंट सुन रहे हैं उनको भी और जानकारी मिली होगी, ये मैं आशा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष के बारे में एक श्लोक है, तो कहना चाहूंगी। शब्द शास्त्रम मुखम ज्योतिषम चक्षुषी श्रोत मुक्तम निरुक्तम च कल्पः करो। या तो शिक्षा से वेदस्य सा नासिका पाद पद मध्यम छंद आध्ये ऊर्ध्वे। मतलब है कि हमारे 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। ये श्लोक हमें ये बताता है कि यदि इन 5 वेदांग में कोई बहुत विद्वान है लेकिन ज्योतिष शास्त्र नहीं जानता तो वो एक नेत्रहीन के समान है। उसकी जो विद्वत्ता है वो अधूरी रहेगी। ज्योतिष शास्त्र हमें जीवन के हर पहलू से अवगत करवाता है। हर पहलू में हमारा जो जीवन है उसके हर पहलू में हम बहुत अंदर तक जा सकते हैं ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से। इसीलिए ज्योतिष को नेत्र कहा गया है वेदों का। आगे हमारे पास
जो वक्ता हैं वो मानवी चौहान जी हैं, जो बुद्ध के बारे में हमें ज्ञान देंगी। तो मानवी चौहान जी, आइए, अपना माइक अनम्यूट करिए जी। सभी को उपस्थित गुरुजनों एवं सभी सहपाठियों को मेरी तरफ से जय गणपति की। मैं मानवी चौहान ज्योतिष प्रवीण फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैं आज बुध ग्रह के बारे में वर्णन जितना भी मैंने सीखा है मैं उसको बताने इंटरप्ट कर रही हूँ मानवी जी। जा रही हूँ। आप आईकास में आपका जो पहले सेमेस्टर का अनुभव था उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं आप। हाँ जी मैम। मेरा आईकास का पहले सेमेस्टर में अनुभव काफी अच्छा रहा है। मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता था, बट हमारे गुरुजन से मैंने बहुत कुछ सीखा। जितना सीखा मैं बुद्ध के बारे में उतना बताना चाहूंगी और मेरी गलतियों को कृपया करके माफ करें। बुध ग्रह खगोलीय परिचय। बुध ग्रह का खगोलीय परिचय। सूर्य के पास केंद्रित ग्रह बुध है और बुध एक आंतरिक ग्रह है। सूर्य से अधिकतम दूरी 43 लाख मील है और निकटतम दूरी 28 करोड़ है। बुध की कक्षा क्रांति वृत्त के दोनों ओर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए झुकी है। इस ग्रह का व्यास लगभग 3000 मील है। बुध ग्रह का ज्योतिष परिचय। ज्योतिष में बुध ग्रह को युवराज का स्थान मिला है। यह जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उसी ग्रह के धर्म के अनुसार अपना फल देता है। यह बुद्धि वाणिज्य का कारक ग्रह है। बुध को खेल का भी कारक मानते हैं। बुध की महादशा 17 वर्ष तक चलती है। बुध ग्रह का पौराणिक परिचय। बुध ग्रह के देवता हैं। चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह की पत्नी तारा के पुत्र हैं। बुध रजो गुण वाले हैं। बुध ग्रह के गुरु बृहस्पति देव हैं। इनकी आभा हरे रंग की है। वर्ण संख्या और वैश्य वर्ण के हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मानवी जी। बुध ग्रह के बारे में आपने शॉर्ट में बताया। तो मैम हमारे आईकास की सबसे छोटी स्टूडेंट है, इनके लिए भी थोड़ा इंट्रोडक्शन इनका अच्छे से कराइएगा। जी जी जी, यही मैं कहने जा रही थी कि बहुत ही अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा, इन्होंने जैसा बताया। और इतनी कम उम्र में ज्योतिष की तरह इनका जो इनका रुझान है वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। और क्योंकि हमारा युवा ही हमारी जो कंट्री कह लीजिए, देश क्या, इस दुनिया का आधार है। और आजकल हम देख रहे हैं कि हमारा युवा पथभ्रष्ट होता जा रहा है। उनको अपने लक्ष्य के बारे में पता ही नहीं। और जब मुझे बहुत ही अच्छा लगा था जब मानवी जी ने एडमिशन लिया था कि अगर युवा इतना अच्छा लक्ष्य लेके जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हम बड़े निश्चिंत हो सकते हैं कि हमारी पीढ़ी निश्चिंत हो सकती है कि हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित हाथों में है। अगर कुछ परसेंट भी युवा हमारे शास्त्र की तरफ आते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है। मानवी जी, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। इसी तरह इस पथ पे आगे बढ़ती रहिए और अपने साथ और भी युवाओं को जोड़िए, जिससे कि वो हमारी सनातनी संस्कृति को, हमारे शास्त्रों को, हमारा जो बहुत ही बढ़िया इतिहास है, उस इतिहास को जो युवा भुला रहे हैं वो फिर से उसको उसकी तरफ आ सके। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र क्या है? एक दैवीय विज्ञान है। और ये दैवीय विज्ञान अगर हम पढ़ते हैं तो हम उस जो एक परम शक्ति है उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो आज के दौर में बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपने आप को अपने शास्त्रों से, अपने जो बुद्धिमान पूर्वज हैं उनके
जो विद्वत्ता है उसका लाभ उठा सकें। मानवी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद इसलिए कि आपने इस शास्त्र को पढ़ने का मन बनाया, बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद मैम, सब मैम आपके सहयोग से मैम हो पा रहा है, मैम इतना मैम सीख पा रहे हैं। और मैम बाकी मैम मेरी बुआ जी ने बताया, शुभानी सिंह। गुड, बहुत अच्छा है, आप सीख पा रही हैं, सीख रही हैं, बहुत अच्छी चीज है और आगे बढ़ती रहिए। इसी फील्ड में बहुत ही तरक्की करेंगी, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद जी। धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं मानवी से काफी प्रभावित हुआ और जैसे किसी भी क्षेत्र में यदि 12 साल दे दी जाए तो उसमें एक विशेषज्ञ बन जाता है। यदि हमारा युवा यदि ज्योतिष में यदि 12 साल देता तो एक ज्योतिषविद का बहुत बड़ा विशेषज्ञ बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई डॉक्टर की डिग्री लेता है तो 5 साल एमबीबीएस करने के बाद 3 साल आगे 2 साल प्रैक्टिस करता है, फिर डिग्री लेता है, तो वो 12 साल के बाद वो पूर्ण डॉक्टर बनता है। या अपन एक योगी की बात करें या एक सन्यासी की बात करते हैं, वो भी अपने जीवन के स्टार्टिंग के 12 साल देता है तो उस लक्ष्य को स्थापित कर देता है, उसमें पूर्णतः प्राप्त करता है। तो मैं मानवी से बहुत प्रभावित हुआ और आप अपने सहयोगियों को साथ में लाए, मित्र मंडली को प्रयोग करें, क्योंकि भारत देश सनातनी पद्धति से है और इसको सभी विश्व के सारे देश देख रहे हैं कि भारत कहाँ जा रहा है, किस दिशा में, तो उसका सब जने पीछा करते हैं। शुद्ध भाषा में बात कर रहा हूँ मैं, तो उसका मार्गदर्शन लेते हैं कि वो क्या कर रहा है। तो आप जैसे युवा लोग जब आएंगे तो युवा राष्ट्र बनेगा और एक संस्कृति की अच्छी पहचान बनेगी। धन्यवाद मानवी जी, ऐसे ही बढ़ते रहे, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद गुरु जी। तो इसी हम आगे बढ़ाते हुए हमारे पास अभी और भी बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जो अपने वक्तव्य देंगे। आगे मैं बुलाती हूँ दीक्षांत कुमार जी को, जो कि शनि के बारे में बताएंगे। शनि ग्रह जिनके बारे में जनरली जो लोग हैं बहुत डरते हैं, तो वो बताएंगे कि शनि एक किसी भी तरह से के डरने वाले ग्रह नहीं है। शनि तो क्या है, जज है, और जैसा हमारा कर्म होगा वैसा ही शनि हमको फल देंगे। तो आगे इसके बारे में डिटेल में दीक्षांत जी को मैं बुलाती हूँ, वो बताएंगे। अभी दीक्षांत जी का छोड़ के उनका कर लीजिए, मोनिका जी का। अच्छा, तो पहले मोनिका जी को बुलाती हूँ। मोनिका जी केतु के बारे में, केतु भी सेम ही शनि के बारे में जैसा लोगों के विचार है वैसे ही केतु के बारे में विचार है। केतु से भी बहुत डरते हैं कि केतु पता नहीं, जबकि केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो हमें हमारी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ, केतु ही हैं जो हमें मोक्ष की तरफ लेके जाने वाले ग्रह हैं। तो बाकी मोनिका जी बताएंगे। मोनिका जी आप आइए स्क्रीन पे, अनम्यूट करिए, कैमरा ऑन करिए और हमें केतु ग्रह के बारे में बताइए। नमस्कार मैडम, जय गणपति जी की। सभी गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी सहपाठियों को भी मेरा प्रणाम। एंड आज मेरा आईकास का अनुभव बहुत अच्छा रहा है। जब मैंने ज्वाइन किया था तब सच में मुझे ग्रह क्या होते हैं, राशियां क्या होती है, नक्षत्र ये अलग अलग होते हैं, एक होते हैं, ये भी नहीं पता था। लेकिन अभी बहुत कुछ समझ में आया है, बहुत कुछ पता चला है और ये आप मैम, आप लोगों का, सर का, सबका बहुत एफर्ट रहा है हम लोगों को पढ़ाने के लिए, तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। तो आज मेरा जो मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ वो केतु ग्रह के ऊपर है। तो केतु देवता के बारे में जितना भी मैंने पढ़ा है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले मेरे गुरुजनों को प्रणाम। किशोर सर, अलका मैम, आरती मैम, देवयानी मैम, इन सब ने बहुत मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाया है, इसीलिए आज इतना बोल पा रही हूँ मैं। नेक्स्ट, केतु भगवान, केतु देवता का ओरिजिन कैसे हुआ? ये समुद्र मंथन की घटना है जो सबको ही पता है, फिर भी मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। स्वरभानु नाम के जो राक्षस थे, असुर थे, वो जब अमृत दे रहे थे वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ जाते हैं
और उन्होंने कुछ बूंदे अमृत की पी ली होती है। तब जाके सूर्य और चंद्रमा विष्णु भगवान को बताते हैं, तब उन्होंने सुदर्शन चक्र से उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। तो सर का पार्ट जो है वो राहु हो गए हैं और जो धड़ का पार्ट है वो केतु हो जाते हैं। तो इसीलिए वो सूर्य और चंद्रमा उनके शत्रु बन जाते हैं और वो राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। और केतु का जब सर नहीं है तो उन्होंने क्या किया है ना, जब वो सर हट गया है तो केतु महाराज हमको बताते हैं हमें अपने ईगो को कैसे खत्म करना है, ईगो को शेड करके उन्होंने कैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाते हैं। तो ये उनका एक ओरिजिन का छोटी सी बात है। अब अगर हम देखेंगे तो हमारी एस्ट्रोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हमारी वैदिक शास्त्र में हमारा जो एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारा भू केंद्रित है, जियोसेंट्रिक है। जियोसेंट्रिक में क्या है, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य और चंद्रमा घूमते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा घूमते घूमते वो जब इंटरसेक्ट 2 पॉइंट पे काटते हैं, वो जो 2 पॉइंट होते हैं वो राहु और केतु होते हैं। इसीलिए हम इनको, ये हमें दिखते नहीं है, इसीलिए नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। मोनिका जी, आवाज आपकी नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैम, मेरा आपके लैपटॉप बंद हो गया, मुझे पता नहीं कैसे बंद हो गया लैपटॉप, मैं फिर फोन से ऑन करी। हाँ सॉरी मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करिए। हाँ, मैं कहाँ तक थी? हाँ अच्छा। ये जो इसीलिए हम केतु को साउथ नोड बोलते हैं और राहु को नॉर्थ नोड बोलते हैं। हाँ तो ये वही है। और माइथोलॉजी के अनुसार अगर हम देखेंगे तो केतु का जो लोक होता है उसको हम केतु लोक बोलते हैं। उनका जो शस्त्र है वो भाला है, उनके जो सवारी है वो गिद्ध है, और जो 7 नंबर 16 नंबर और 25 नंबर है वो केतु के गवान होते हैं। उनका जन्म केतु के उसमें होता है। और इनके पिता का नाम विप्रचित्ति था और इनकी माता का नाम सिंहिका। सिंहिका जो है वो हिरण्यकश्यपु की बहन थी और इनके जो भाई हैं वो राहु है। एस्ट्रोलॉजी में अगर हम केतु देखेंगे तो केतु हमारा भचक्र में 18 साल में पूरी परिक्रमा, मतलब पूरा वो घूमते हैं। 18 साल 7 महीने 18 दिन और 15 घटी में ये घूमते हैं। और ये राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री के अपार्ट रहते हैं। मतलब 7वें, अगर राहु पहले घर में है तो केतु 7वें घर में रहते हैं। मतलब 7 घर का अंतर रहता है इन लोगों का, ऑपोजिट रहते हैं एक दूसरे से। केतु के नक्षत्र होते हैं अश्विनी, मघा और मूल। इन नक्षत्रों में ये केतु इनके लॉर्ड हो जाते हैं इन नक्षत्रों के। तो इन नक्षत्रों में जो भी बच्चे जन्म लेते हैं, हो सकता है उनको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े। ये हमेशा नहीं होता है, ये पद के अकॉर्डिंग होता है किस पद में उनका जन्म हो रहा है। इनकी केतु की उच्च राशि होती है हमारी वृश्चिक राशि होती है। इसकी केतु की जो नीच की राशि होती है वो वृषभ राशि होती है। इनका जो बेस्ट प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं 3, 6, 9, 11, 12। इसमें 12 तो इनकी सबसे अच्छी प्लेसमेंट होती है केतु की। और महादशा पीरियड उनकी 7 साल की होती है केतु की। केतु के जो कारकत्व होते हैं, ये केतु जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनका हेड नहीं होता है तो ईगोलेस हो जाते हैं, बिल्कुल थॉटलेसनेस हो जाते हैं। इनके कोई थॉट नहीं रहती है, तो मेडिटेशन मेन होता है। तो इनका आध्यात्मिक जागृति, आत्मज्ञान, जो खुद का आत्मज्ञान होता है, ये उसके कारक होते हैं। उच्च चेतना की खोज में ले जाते हैं इंसान को, वैराग्य कराते हैं, त्याग कराते हैं। ये बहुत ही अच्छे ग्रह हैं जो हमको मूल तत्व की जानकारी देते हैं हर चीज में। जातक की अंतर्ज्ञान और मानसिक क्षमताओं के बारे में बताते हैं। केतु रहस्य है, केतु गुप्त ज्ञान है जहाँ पे कोई नहीं जा सकता। जब आंखें नहीं है, हम सब आंखों से देखते हैं, केतु जी की आंखें नहीं है तो वो क्या देख सकते हैं? जो आंखों से भी ऊपर है, गुप्त ज्ञान है, रहस्य है, उसकी खोज करते हैं। केतु हमारे जिस भी भाव में बैठते हैं उससे हम हमारे पिछले जन्म के कर्म
और जीवन के बारे में बताते हैं। केतु हमेशा एक परिवर्तन का कारक होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमारा जो ओन सेल्फ है हम उससे हम वो डिसॉल्व होके हमें नया ट्रांसफॉर्मेशन आता है लाइफ में। माइथोलॉजिकली अगर हम केतु को देखेंगे तो केतु कैसे है, मंगल की तरह काम करते हैं, कुजवत केतु बोलते हैं उनका, मंगल की तरह होता है। केतु एरीज मेष के रूलर बन जाते हैं। केतु के जो फ्रेंड है वो है मंगल, गुरु और शनि। केतु के जो दुश्मन हो जाते हैं, एनिमीज हो जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा। एज आई हैव टोल्ड यू पहले ही, जैसे वो सूर्य और चंद्रमा ने उनको बता दिया था तो उससे पता चल गया था कि असुर है और अमृत पी रहे हैं, तो ये उनको ग्रहण लगाते हैं। इनका जो कलर होता है ग्रे, व्हाइट, ब्लैक। ब्लैक नीला भी हो सकता है जो यूनिवर्स का कलर है, कई बार ब्लैक कई बार नीला, वो उनका हो सकता है। इनके जो गॉड होते हैं वो गणपति जी होते हैं। ये हमारे अग्नि तत्व का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। केतु जो विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार है उसको हम केतु से बोल सकते हैं, वो केतु होते हैं। अभी हम देखेंगे कुछ युतियां, वैसे तो बहुत युतियां होती हैं केतु के साथ ग्रहों की, लेकिन मैं कुछ ही युतियों के बारे में बात करूंगी, और मैं बहुत छोटा बात कर रही हूँ क्योंकि कोई भी युति खराब नहीं होती। देखिए सभी के अच्छे और बुरे प्रभाव होते हैं, डिपेंड करता है बाकी ग्रहों की स्थिति हमारी कुंडली में कैसी है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल छोटा सा एक बता रही हूँ, तो इसके हिसाब से कोई भी प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है, ये जस्ट एक नेचर बता रही हूँ। केतु और सन की अगर युति हो जाती है, सूर्य हमें कॉन्फिडेंस देता है। केतु जो है वो एक कैंची की तरह है, केतु जिस भी भाव में जिसके भी साथ बैठेगा उसको काटेगा। राहु एक्सपेंशन देगा, केतु काटेगा। तो जब केतु काट रहा है तो वो कॉन्फिडेंस हमारा कम हो जाएगा। केतु अगर सूर्य के साथ केतु बैठ गए तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, इसलिए हम लोग इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। इंट्रोवर्ट हो जाते हैं तो वो कम बात करते हैं, उन्हें इनर पीस की खोज रहती है, वो अपना पीस खोजने लगते हैं। केतु जुपिटर के साथ युति, गुरु के साथ अगर केतु युति करता है तो यहाँ पे बहुत अच्छा इंसान बना देता है। ये लोग बहुत स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के तरफ जाते हैं क्योंकि केतु सब छोड़ना सिखाता है। केतु सब कुछ छोड़ के इनर जो ज्ञान है, ज्ञान को बढ़ाता है, बाकी सारी चीजों को काट के। और अगर ये 12वें भाव में बैठ जाते हैं केतु और जुपिटर, तो केतु की आंखें नहीं है, वो हमेशा किसी को खोजता है पकड़ने के लिए। वो 12वें भाव में आ जाते हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो केतु का ये सबसे बेस्ट पोजीशन हो जाता है। तो आगे जाके जुपिटर के साथ ये बहुत ही अच्छा है, तो वो बहुत ही स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और सैल्वेशन की तरफ, मुक्ति की तरफ लेके जाता है। नेक्स्ट आता है केतु वीनस। वीनस क्या है, हमारा मैरिटल लाइफ है, सुख है, सब कुछ लग्जरी है, तो ये उस भाव में थोड़ा काटता है। केतु काट के आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ाता है। नेक्स्ट है केतु मरकरी बुध क्या है, बुद्धिमत्ता है, हमारी इंटेलिजेंस है। अगर केतु उसके साथ बैठ जाता है, ये हमेशा नहीं होता है, हो सकता है थोड़ी मेमोरी लॉस हो जाए, थोड़ा सा बुद्धि के ऊपर इफेक्ट आ जाता है, लेकिन ये फिर असली ज्ञान की तरफ, असली बुद्धि की तरफ ये उससे ऊपर उठा देता है, विरक्त नहीं कराता है। ये उस चीज के ऊपर भी कुछ है लाइफ हमारा, असली हमको क्या चीज चाहिए, केतु हमें वहां ले जाता है। तो ये कुछ युतियां थी और इसके अच्छे प्रभाव भी है। अभी 12 भाव में हम केतु के प्रभाव को देखेंगे। सबसे पहला घर होता है हमारी पर्सनैलिटी का। पर्सनैलिटी का होता है, तो पर्सनैलिटी में हमने क्या होता है, हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं, हम क्या मतलब लोगों के सामने हमारे अपीयरेंस कैसा है। लेकिन अगर केतु हमारे फर्स्ट भाव में बैठ जाते हैं तो ये इंसान ये सब छोड़ देते हैं कि हमारा अपीयरेंस कैसा है, हमारा एक्सप्रेशन कैसा है, सब कुछ छोड़ के वो पूरा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस करने लगते हैं। दूसरे भाव में केतु, दूसरा भाव धन का होता है, कुटुंब का होता है। अगर किसी इंसान के दूसरे भाव में केतु बैठ जाता है, उसको उस भाव के लिए देना है। देखिए अगर कुटुंब का है, धन का है, मतलब उसको उस भाव में बहुत कुछ देना है। अगर आप फैमिली में देखेंगे किसी के सेकंड भाव में केतु है तो उस घर का खर्चा वही इंसान चलाएगा, ईएमआई भी वही इंसान देगा, तो वो उनको देने का भाव है। तो इससे क्या हो जाता है ना, वो डिटैच हो जाते हैं, मतलब मेटेरियलिस्टिक जो भी चीजें हैं, डिटैच होके वो अल्टीमेटली केतु का एम है सबको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाना, उनको अध्यात्म ज्ञान की तरफ लेके जाना। तो सेकंड भाव में केतु ये करता है। थर्ड भाव का केतु क्या करता, थर्ड भाव भी कभी कभी अच्छी पोजीशन बताई गई है। थर्ड भाव हमारा कम्युनिकेशन का कारक होता है।
यहाँ पे केतु थोड़ा काटते हैं कम्युनिकेशन को, ये इंसान भी बहुत क्वाइट हो जाते हैं। इनके सिबलिंग के साथ अगर छोटे भाई बहन, हमेशा नहीं है, कभी कभी हो सकता है रिलेशन थोड़े डिस्टर्ब हो जाते होंगे, लेकिन ये बहुत अच्छे हीलर होते हैं, इनका टच बहुत अच्छा होता है, ये किसी को भी बहुत अच्छे से साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। तो केतु तीसरे भाव में इस प्रकार का अगर वो अच्छे बैठे हैं तो बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट और बहुत अच्छे काउंसलर हो जाएंगे। अगर थोड़ा ऐसे हो जाता है, मेलिफिक हो जाता है, तो वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। फोर्थ हाउस, केतु फोर्थ हाउस में क्या होता है कि फोर्थ हाउस हमारा सुख का कारक है, फैमिली है, ये सब है। तो केतु वहां से थोड़ा कट करके अगेन द रियलिटी, जब इंसान 45 47 का हो जाता है, देन दे कम टू नो द रियलिटी, एंड फिर वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं वहां से अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ। फोर्थ हाउस में अच्छा भी होता है। और नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस क्या हो जाता है अगर केतु फिफ्थ हाउस में है? फिफ्थ हाउस हमारे बच्चों का रहता है, एजुकेशन का रहता है, हमारी बॉन्डिंग्स रहती है। तो या तो इनको बच्चों से प्रॉब्लम हो सकती है या बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी कारण से। तो ये सब डिटैचमेंट हो जाते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप्स, चिल्ड्रन, इन सब से। और वो अगेन अनकन्वेंशनल थिंकिंग हो जाती है उनकी, डिफरेंट वे में सोच के खुद को स्पिरिचुअल की तरफ लेके जाते हैं। सिक्स्थ हाउस सबको पता है रोग, ऋण और रिपू का होता है। तो यहाँ थोड़ी डिफिकल्टीज आ सकती है, लेकिन फिर अगेन सिक्स्थ हाउस भी वो है, और यहाँ पे अगर राहु केतु शनि बैठ जाए तो वो थोड़ा इफेक्ट अच्छा भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग बाकी चीजें कैसी है। इन लोगों को सेल्फलेस दूसरों के लिए सर्विस करना चाहिए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन काम करना चाहिए, तो इससे इनका केतु इनको सपोर्ट करने लगता है। अगेन अगर सातवें घर में केतु है, सातवां घर हमारा मैरिटल ब्लिस होता है, हमारी मैरिड लाइफ होती है, पार्टनरशिप होती है। सातवें घर में अगर केतु बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, लेकिन वो भी हमेशा नहीं है। लेकिन अगर वो पार्टनर भी इक्वली केतु की तरह होता है, स्पिरिचुअल होता है, तो ये बॉन्डिंग बहुत अच्छी चलती है, एक सोलफुल कनेक्शन बन जाता है। तो अगर सातवें घर में किसी का केतु है, उनके जो पार्टनर हैं, इधर बिजनेस पार्टनर और अपने लाइफ पार्टनर, इन लोगों को भी स्पिरिचुअल अगर हो जाते हैं, बहुत अच्छी इनकी कैरेक्टर रहता है, तो इनका सोलफुल कनेक्शन बहुत अच्छा बन जाता है, दोनों मिलकर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं। एट्थ हाउस, एट्थ हाउस क्या होता है? हमारा बहुत डीप स्पिरिचुअल इंसाइट होती है, बहुत गहरी चीजें होती है एट्थ हाउस की। तो एट्थ हाउस में जो जिसका एट्थ हाउस में केतु होगा वो अकल्ट में चला जाएगा, वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा हो जाएगा, उसको रिसर्च बहुत अच्छी करनी आ जाएगी। और भी है, अगर एक और इसमें नेगेटिव पॉइंट आ जाता है, अगर कोई इंसान को कोई डिसीज हो जाती है, बीमार हो जाता है, तो अगर केतु एट्थ हाउस में है तो वो बीमारी पता नहीं चलती है, वो एक रहस्य हो जाती है। वो कितना भी डॉक्टर्स के पास जाए, सब कुछ करा ले, लेकिन वो एक मिस्ट्री बन के रह जाती है। तो वो थोड़ा हो जाता है ऐसा। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस क्या होता है? हमारे फैमिली का होता है, ट्रेडिशनल बिलीव्स का होता है। जो नाइन्थ हाउस में अगर केतु बैठ जाता है तो ये इंसान अपने घर के जो रीति रिवाज है, ट्रेडिशनल बिलीव्स है, उसको नहीं मान के वो स्पिरिचुअल जर्नी अपने अपने खुद के आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ जाता है, या तो ये लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, कुछ करने लगते हैं, इस टाइप का एक नेचर बन जाता है। टेंथ हाउस, टेंथ हाउस में लोग क्या अगर टेंथ हाउस में केतु बैठते हैं तो ये ब्रेक्स देते हैं करियर में, बिजनेस में, सब में ब्रेक आता है। और ब्रेक आने के साथ साथ क्या हो जाता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में इनको लगने लगता है ये सारी चीजें तो बहुत कर ली है, अभी ये सब करने का मतलब नहीं, इससे आगे भी कुछ करना है, तो कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सोसाइटी को कुछ एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो केतु अपने आप ये ठीक हो जाता है। और मतलब उनको सेटिस्फेक्शन में ठीक होता है, क्या नहीं, उनको सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है अपने काम से कि मैं जो भी कर रहा हूँ अभी, दिस इज द वे आई शुड डू, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है अपने जॉब से कुछ भी। नेक्स्ट है 11th हाउस। 11th हाउस सोशल सर्कल का होता है, सोशल बॉन्डिंग्स का होता है। तो ऐसे लोग थोड़ा कट जाते हैं, केतु काटता है, कैंची का कारण है, तो ये सब कट जाता है थोड़ा सा, तो फिर ये पर्सनल ग्रोथ को आगे बढ़ा देता है, इस हिसाब से डिटैचमेंट करा देता है, फ्रेंडशिप्स कम हो जाती है उनकी। तो 12th हाउस क्या हो जाता है? 12th हाउस एक हाउस है जो एक मिस्ट्री है। देखिए 12th हाउस में अगर केतु आ जाता है तो ये एक आइसोलेशन दे देता है इंसान को, और आइसोलेशन देना मतलब वो और आगे बढ़ जाता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। जब हम आइसोलेट होते हैं, सारी दुनिया से अलग हो जाते हैं, कट जाते हैं, तब हमको रियलिटी पता चलती है।
तो केतु यहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट है। ऐसा नहीं है कि केतु बैठा है मतलब वो इंसान धर्मात्मा हो गया, उसके साथ हमको और भी बहुत सारी चीजें देखनी है, बट ये बहुत अच्छा घर है केतु, एक तरह से स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए। केतु के दोष से निकलने का जितना मुझे समझ में आया, मैंने थोड़ा बहुत लिखा है, मे बी राइट है रॉन्ग है मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पे लॉर्ड गणेश की हमको पूजा करनी चाहिए, गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए, गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ानी चाहिए, तो केतु देव थोड़े हमको पॉजिटिव इफेक्ट देंगे। कुत्ते को पालना चाहिए, कुत्ते को खिलाना चाहिए, और अपना कैरेक्टर ऑफकोर्स वो तो हमेशा ही ठीक रखना चाहिए। और केतु के मंत्र हैं, बीज मंत्र 108 बार उनका जप करेंगे। उनकी जो इष्ट देवता है धूमावती, उनका पूजा कर सकते हैं, और इनका जो जेम है होल्डिंग जेम वो कैट्स आई होता है। सो इतना मुझे समझ में आया तो मैंने बोला, भूल त्रुटियां जो भी हैं वो क्षमा कीजिएगा गुरुजी। सो थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद मोनिका जी, बहुत अच्छा आपने बताया केतु के बारे में, कोई भी चीज छूटी नहीं, सभी कुछ आपने कवर कर लिया, बहुत ही जानकारी ज्ञानवर्धक रही। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो थैंक यू मैम। दीक्षांत जी आ गए हैं क्या सर? दीक्षांत जी हैं? जी सर, किशोर सर आपकी आवाज थोड़ी सी कम है। ये रिएजेंट किया था कनिष्का सिंह जी ने, कुछ बोलना चाह रही है क्या, कुछ पूछना चाह रही है कनिष्का जी? हाँ जी, नहीं सर, वो ना बीच में अटक गया था फोन, इसलिए वो हैंड रेज हो गया था सर। कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी देखा आपने कनिष्का जी ने शायद में अपने जो यहाँ पर जितने नए स्टूडेंट हैं जो प्रवेश के लिए आए हुए हैं, विशेष तौर पर उनको पढ़ाने के लिए बोलना चाह रहा हूँ कि ये 6 माह का अध्ययन मात्र 6 माह का अध्ययन और उनका प्रेजेंटेशन, आपको भी लग रहा होगा कि वास्तव में कोई एक मजा हुआ व्यक्ति कितनी अच्छी तरह से प्रेजेंट कर रहा है ये केतु जी के बारे में। और सबसे बड़ी बात उनकी खासियत ये लगी प्रेजेंटेशन की कि उन्होंने जितना लिखा था उससे ज्यादा बोला। ये प्रेजेंटेशन की खूबी होती है। जी एक लाइन बिल्कुल लिखी है, एक लाइन लिखी है उन्होंने और उससे ज्यादा उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। पूरा इंग्लिश में प्रेजेंटेशन था लेकिन उन्होंने पूरा उसको इंग्लिश में प्रस्तुत किया। तो ये हमारे जितने और साथी हैं उनके लिए भी एक अच्छा कहना चाहिए अनुभव है कि वो इस तरह से ही तैयारी करें। ये सर बताता है कि उन्होंने सामने आने से पहले उस पे गहन अध्ययन किया, उसके बाद ही प्रेजेंट किया। मोनिका जी ऐसे ही आप, हम आशा करते हैं आप आगे भी इसी तरह से अपने अध्ययन को जारी रखेंगी। धन्यवाद तो मैम, सर, कोशिश करूंगी। जी बिल्कुल। किशोर सर, दीक्षांत जी दिखा आए हैं क्या, प्रेजेंट हैं क्लास में? है आ गए अच्छा। दीक्षांत जी अगर आप प्रेजेंट हैं तो प्लीज अपने म्यूट करें दीक्षांत जी। दीक्षांत अपना माइक खोल के बोलिए। दीक्षांत ने हैंड राइज किया हुआ है लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है ना, वीडियो ऑन हो रहा है। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। कोई नेटवर्क इशू लग रहा है। चिल्ला दे दीजिए मैडम। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए प्लीज।
आवाज नहीं आ पा रही है दीक्षांत जी की, शायद कोई टेक्निकल इशू है, नेटवर्क इशू हो सकता है। चलिए जब तक वो आते हैं थोड़ा सा और ज्योतिष के बारे में, बेसिक ज्योतिष के बारे में चर्चा करते हैं। ज्योतिष को जनरली इंग्लिश में कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी। मैं इतना कहना चाहूंगी कि भारतीय ज्योतिष को अगर हम ट्रांसलेट करें तो उसका प्रॉपर ट्रांसलेशन कुछ है ही नहीं। इतना विस्तृत है, इतना वास्ट है, इतना गहरा है, इतना डीप है कि हम उसको एस्ट्रोलॉजी कह के उसमें समअप नहीं कर सकते। अगर हम एस्ट्रोलॉजी का मीनिंग देखें तो एस्टर का मतलब होता है नक्षत्र और लॉजी का मतलब होता है तर्क या कोई स्टडी। तो उसका मतलब हुआ नक्षत्र से संबंधित ज्ञान। एस्ट्रोलॉजी का अगर हम मीनिंग देखें, एक्चुअल मीनिंग देखें तो वो है नक्षत्रों का ज्ञान। और अगर हम भारतीय ज्योतिष शास्त्र की तरफ देखें तो ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों की स्टडी से भी आगे बहुत कुछ है। ज्योतिष का लक्ष्य क्या है? ज्योतिष का लक्ष्य है आत्मिक सुख, आत्मिक ज्ञान, और वो आत्मिक सुख जो हमें मोक्ष की तरफ लेके जाता है। मोक्ष तक पहुंचने का अगर हम एक बहुत ही सटीक माध्यम, और एस्ट्रोलॉजी जो है वो उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है सांसारिक सुखों की प्राप्ति करवाना। बहुत गूढ़ सी बात है ये, बहुत छोटी लगती है। तो उसका आपने अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को देखें तो सिर्फ सांसारिक सुखों की प्राप्ति तक ही वो लिमिटेड है। संसार के सुखों को एजुकेशन से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, ये सुख कैसे मिलेंगे, ये हमें एस्ट्रोलॉजी उनकी वही बताती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। ज्योतिष शास्त्र हमें ये चीजें तो बहुत तुच्छ हैं, हालांकि आज का जातक इन्हीं चीजों में उलझा है। ज्योतिष शास्त्र हमें एक आत्मिक सुख की प्राप्ति की तरफ ले जाने के लिए गाइड करता है। वो रास्ते बताता है कि किस तरह हम आत्मा के सुख को प्राप्त करते हैं जो इन छोटी छोटी चीजों में नहीं है। ये हमें, और यही आत्मिक सुख का जब हम अनुभव करते हैं, वही आत्मिक सुख जो है वो मोक्ष की जर्नी पे ले जाता है। दीक्षांत जी क्या आप आए हैं? आप तो मैं जो भी यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र पढ़ने आए हैं उनसे यही कहूंगी कि ज्योतिष को उस लक्ष्य की तरफ देखकर पढ़िए। ज्योतिष सिर्फ प्रेडिक्शन करके कमाने का जरिया नहीं है, मानव मात्र की सहायता करने की। जय गणपति की गुरुजी। दीक्षांत जी शायद दीक्षांत जी की आवाज आए तो देख लो। सोनाली जी का भी है ना अभी प्रेजेंटेशन। सोनाली जी शुक्र पर, उनका केंद्र त्रिकोण में शुक्र है, तो सोनाली जी का करा लीजिए अभी, अगर उधर में उनकी दीक्षांत की आवाज नहीं आ रही तो। जी दीक्षांत जी क्या आप बोल पा रहे हैं? आवाज आपकी आ रही है? क्या आप अनम्यूट हो पा रहे हैं? चलिए आप तब तक कोशिश करिए। और सोनाली जी अगर आप क्लास में हैं तो प्लीज सामने आइए, अनम्यूट हो जाइए। जी जय गणपति की मैम। जय गणपति की। सर्वप्रथम मैं अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ, जय गणपति की सभी गुरुजनों को, और आईकास चैप्टर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय गणपति ज्योतिष संस्थान को भी धन्यवाद देती हूँ कि उनकी वजह से ही मैं अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर पाई हूँ। मतलब जब से मैं ज्योतिष से जुड़ी हूँ, एक अलग तरीके से मैं अपनी लाइफ को जी पा रही हूँ।
बहुत सारे चेंजेस मेरी लाइफ में एकदम से हुए हैं जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी के साथ में अपना नाता जोड़ा है। और शुरुआती समय में मैं एक्चुअली ज्योतिष प्रवीण की छात्रा हूँ, सोनाली सिकरवार तोमर, और ज्योतिष प्रवीण 1 में, उसके बाद प्रवीण 2 में मेरा प्रेजेंटेशन है अभी। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी अच्छा है, क्लासेस बहुत अच्छे से यहाँ पर होती हैं और 1-to-1 प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी मिलता है। यदि हमको कोई प्रॉब्लम है तो सेंटर पे जाके भी मिलता है, और कभी भी कोई परेशानी आती है हमारे गुरुजन हमेशा ही हमारा साथ निभाते हैं। प्रवीण 1 में, प्रवीण 2 में, दोनों ही टाइम में मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी यहाँ पर। और इसी के साथ मैं अब अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहूँगी। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुजनों की आराधना करती हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। तो मैं हृदय से नमन करती हूँ अपने गुरु को, क्योंकि बिना गुरुओं के कोई ज्ञान नहीं है, गुरु बिना ज्ञान नहीं। इसके साथ ही मैं अपना प्रेजेंटेशन प्रारंभ करती हूँ। P1 में मैंने अपना प्रेजेंटेशन वीनस पर ही किया था, शुक्र पर ही मेरा प्रेजेंटेशन था, और इस बार भी मैंने शुक्र पर ही अपना केंद्र और त्रिकोण भाव में इंटरप्रिटेशन चूज किया है। इसमें मैं अपने गुरुजनों का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। हमारी सेमेस्टर 2 में जिन गुरुओं से मैंने ज्ञान प्राप्त, इसी के साथ सेमेस्टर 1 में भी जिन गुरुओं से मैंने ज्ञान प्राप्त किया, उन सभी का आभार प्रकट करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी गुरुजनों को। शुक्र ग्रह जो है हमारे सौर मंडल में एक बहुत ही अच्छा चमकीला ग्रह है, और अभी आज मैं इसकी एस्ट्रोनॉमिकली बात न करते हुए एस्ट्रोलॉजिकली जो भी पॉइंट्स होंगे उनके बारे में जल्दी जल्दी बात करूंगी। सबसे पहले हम ज्योतिषीय जो गुण हैं, जो स्वरूप हैं शुक्र के या शुक्राचार्य जिससे ये ग्रह डायरेक्ट होता है, उनकी चर्चा करेंगे। तो यह ग्रह एक सौम्य ग्रह है, एक शुभ ग्रह है। इनकी ग्रही आधिपत्य जो है हमारी शरीर पे वीर्य पर होता है। गृही मंत्रालय में यदि इनको देखा जाए तो मंत्री की एक पद मिला हुआ है। इनकी देवता जो है इंद्राणी है, वर्ण इनका श्वेत है, लिंग स्त्री है, तत्व जल है, जाति विप्र यानी कि ब्राह्मण है, और प्रकृति रजोगुणी, दिशा अग्निकोण। यहाँ पर मेरा इन सबको बताने का तात्पर्य ये है क्योंकि जो भी हम इंटरप्रिटेशन, जो भी हम फलित करते हैं, वो इन सब का प्रभाव उस फलित पर होता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा इनको बताना चाहूंगी। मैम आगे कर दीजिए। स्थान जो है इनका शयन, जहां पर भी सोने की जगह होती है, जहां पर आराम की जो जगह होती है, वहां पर शुक्र का स्थान होता है। काल आधिपत्य में देखें तो इनका पक्ष पर एक 15 दिन का जो पीरियड होता है, एक पक्ष पर इनका आधिपत्य है। रस इनका अम्ल है, ऋतु इनकी वसंत है, और वृक्ष है गूलर। धातु मूल आदि में मूल धातु में आता है, और अवस्था इनकी युवा है। शुक्र की अवस्था जो युवा है, चिन्ह जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो शुक्र एक युवा प्लैनेट है। राशियों में इनका देखें तो वृषभ राशि और तुला राशि, ये दोनों ही शुक्र के स्वामित्व में आती हैं, और मूल त्रिकोण राशि इनकी तुला है, जो कि 0 से 15 डिग्री अगर कोई प्लैनेट बैठा है तुला में तो हम बोलेंगे कि ये मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। उच्च राशि इनकी मीन है, मीन जो कि गुरु के स्वामित्व की राशि है, 12 नंबर राशि, वहां पर ये उच्च के होते हैं 27 डिग्री पे। और नीच राशि है बुध की कन्या राशि। नैसर्गिक मित्र हैं इनके बुध और शनि, और नैसर्गिक शत्रु हैं इनके सूर्य और चंद्र। जिसके साथ सम व्यवहार है वो है मंगल और बृहस्पति। इनकी दृष्टि जो कि पूर्ण दृष्टि है वो है 7वीं दृष्टि। तो शुक्र जहां बैठे होंगे इससे अपने सामने ऑपोजिट दृष्टि डालते हैं। महादशा इनकी 20 वर्ष की होती है, यानी कि जातक के जीवन में यदि शुक्र की महादशा शुरू हो गई कहीं तो 20 सालों के लिए, 20 वर्षों तक वो अपना प्रभाव रखती है। तो एक काफी लंबा पीरियड होता है। रत्न इनका हीरा है। यदि अपने शुक्र को इम्प्रूव करने के लिए हम हीरा सजेस्ट करते हैं। धातु है चांदी। नक्षत्र है इनके भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। राशि का भ्रमण समय जो है इनका 25 दिन का है। 25 दिनों में ये अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं।
प्रतिदिन की गति अगर देखें तो 62 से 82 मिनट इनका टाइम है। अस्त और अस्त की बात करें तो ये सूर्य के साथ 10 डिग्री पर अस्त हो जाते हैं। कारक भाव की बात करें तो 7वां भाव जो हमारे 12 हाउसेस में 7th हाउस जो है वहां के कारक है शुक्रदेव, और सप्ताह का दिन है शुक्रवार। अब हम बात कर लेते हैं कि शुक्रदेव या ग्रह शुक्र किन चीजों के कारक हैं। तो आप जो देख रहे हैं कि इतनी जो चमक है, इतनी जो ब्राइटनेस है जो आज की भागम भाग वाली जिंदगी में, वो सभी जो है शुक्र से ही है या शुक्र की वजह से ही है। मतलब जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं जिनके पीछे आज का इंसान भाग रहा है वो सभी शुक्र ही है। जितनी भी आपको कला है, जितनी भी आर्टिस्टिक है, जितनी भी यात्रा वगैरह भी शुक्र से ही है। शुक्र का मेन जो है आपका 7th भाव के कारक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर भी शुक्र से ही देखा जा सकता है। शुक्र जो है जीवन की सभी सुंदर वस्तुएं हैं। शुक्र कला है, शुक्र ब्यूटी है, शुक्र आकर्षण है, शुक्र बहुत सारी चीजें, ग्लैमर, फैशन, गहने और भी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि शुक्र जैसे कि अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो 2य भाव के स्वामी बनते हैं और 7th भाव के स्वामी बनते हैं वृषभ और तुला राशि के अनुसार। तो 2nd हाउस से देखेंगे तो हम चेहरा, और 7th हाउस से हम देखेंगे शरीर के अंग जो आपके कमर से नीचे के हिस्सा है, तो वो सब भी शुक्र के अंदर में ही आता है। तो आप देखेंगे कि जो चेहरा है वो भी लोग, जैसे कोई लोग होते हैं बार बार अपने चेहरे को संभालना सुधारना करने रहते हैं, तो वहां पर भी शुक्र का कहीं ना कहीं रोल होता है। अब हम बात करेंगे जो कि आज का मेरा टॉपिक है कि शुक्र के फल क्या होंगे यदि वे केंद्र और त्रिकोण भाव में उपस्थित होंगे। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि केंद्र भाव कौन से होते हैं। यहाँ पे कुंडली में हम जानते हैं कि 12 भाव होते हैं, जहाँ पे शुक्र लिखा है वहां से लग्न से स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम भाव हो गया, फिर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भाव केंद्र का भाव है, सप्तम और दसम। तो 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव है, और 5 और 9 ये है त्रिकोण भाव। आज हम इन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि यदि शुक्र प्रथम भाव में स्थित होंगे तो उनके क्या फल होंगे। प्रथम भाव में, अब यहाँ पर मैंने कोई कुंडली पर्टिकुलर नहीं ली है कि किस राशि में होंगे, इसलिए मैं सिर्फ भाव की चर्चा करूंगी। यहाँ पर थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं हम कि यदि शुक्र अपनी स्व राशि यानी कि वृषभ या तुला में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, और या फिर उच्च की राशि में होंगे या मित्र राशि में होंगे तो थोड़े परिणाम अलग होंगे। और यदि नीच राशि में होंगे या शत्रु राशि में होंगे या फिर एफ्लिक्टेड होंगे किसी भी प्रकार से, तो थोड़े से परिणाम अलग होंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि प्रथम भाव होता क्या है। प्रथम भाव जो है हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाव है, यह हमारी लग्न है और यही हमको डायरेक्ट करती है। अगर हमारा प्रथम भाव किसी भी तरीके से एफ्लिक्टेड है तो हम पूरे जीवन भर परेशान रहते हैं। तो प्रथम भाव हमारा व्यक्तित्व है, हमारा प्रारंभिक जीवन है, हमारा आत्मा का स्थान है, हमारा माइंड, हमारा सोल, हमारा सिर है। चेहरे में देखें तो हमारा ये फॉरहेड वाला एरिया है। प्रथम भाव जो है हमारा प्रारंभिक जीवन भी है, हमारा बचपन भी है, हमारी जीवन शैली भी है, और हमारा रोज एवरी डे का जो हम जैसे सांस ले रहे हैं वो भी हमारा प्रथम भाव ही है। तो प्रथम भाव यदि ये है, अब हम देख लें कि शुक्र क्या है। शुक्र हमने देखा सारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, तो शुक्र जो है प्रथम भाव में आ गए, यानी कि हम अपने व्यक्तित्व में ही शुक्र को लिए। तो शुक्र यदि अच्छी यानी शुभ पंचक में होंगे तो वहां के अच्छे परिणाम देंगे, यानी कि व्यक्ति बहुत ही सुंदर, अट्रैक्टिव हो सकता है, ब्यूटीफुल हो सकता है, इंप्रेसिव हो सकता है। हमेशा ब्यूटीफुल नहीं लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अट्रैक्टिव है, क्योंकि शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो अपने आप से अट्रैक्ट करता है, दूसरों को भी अट्रैक्ट करता है, खुद भी अट्रैक्ट होता है। तो शुक्र जो है अट्रैक्टिव प्लैनेट है, इंप्रेसिव है, हमेशा सुंदर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन दी एस्पेक्ट्स ऑफ द अदर प्लैनेट्स। तो इसके अलावा शुक्र से हम देखते हैं यात्राएं हैं, शुक्र से हम ब्यूटी के प्रोडक्ट्स देखते हैं, शुक्र से हर एक कला को देखते हैं। अगर हम नृत्य, म्यूजिक के तीनों चारों विधाओं को देखते हैं, नाट्य शास्त्र ले लीजिए, संगीत शास्त्र ले लीजिए, इसमें आप ड्राइंग वगैरह भी ले लीजिए, जितनी भी चित्रकला है, ड्रामा है, सिनेमा है, फोटोग्राफी है, ये सब हम शुक्र देखते हैं। तो यदि शुक्र प्रथम भाव में ही बैठे होंगे तो व्यक्ति के अंदर ये सब चीजें कहीं ना कहीं अच्छी होंगी। यदि शुभ पंचक में और अशुभ पंचक में तो ये चीजों में कमी है, जो भी उसका जो शरीर पे हमारा उसका वो है आधिपत्य वीर्य पे है, तो उसमें भी कमी आएगी।
कहीं ना कहीं वो इस चीज में उल्टे काम करना शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ से बैठे शुक्र सप्तम भाव पे पूर्ण दृष्टि डालते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे कि लग्न आप स्वयं हैं और सप्तम भाव आपका पार्टनर हो गया, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लग्न आप स्वयं होते हैं, आप खुद होते हैं, तो खुद आप खड़े होकर के सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में जब देख रहे हैं तो सामने दूसरे लोग होते हैं, तो सप्तम भाव हमारा दूसरा स्थान हो गया, दूसरे लोग हो गए, तो आप दूसरे लोगों पर दृष्टि डालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम भाव में शुक्र जो होगा वो हमेशा हमेशा दूसरों पर आधारित रहेगा, अपने आप का इंटरप्रिटेशन दूसरों से लेकर के सोचेगा कि ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं या इनकी मेरे बारे में क्या थिंकिंग चलती रहती है, ये सब चीजें उसके दिमाग में रहती ही है हमेशा। इसके अलावा सप्तम भाव से हम पार्टनर देखते हैं, तो शुक्र का जो शुक्र की दृष्टि सप्तम पे पड़ रही है, इसका मतलब पार्टनर का जो वो होगा उसके जो ट्रेड्स होंगे उसमें भी सारे गुण शुक्र वाले पाए जाएंगे। वो भी घर को मैनेज करना, घर को सुंदर सजाना, घर गृहस्थी अच्छे से चलाना, ये सब भी पार्टनर के अंदर पाए जा सकते हैं। अब यदि यहाँ पे एफ्लेक्टेड होंगे, नीच के होंगे, तो ये सब चीजों में या मैरिज में भी दिक्कत आ सकती है। शुक्र बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में यदि होंगे तो उनकी मैरिज से भी डिमांड बहुत ज्यादा भी हो सकती है। एग्जॉल्टेड होंगे, यदि मीन में होंगे तो वो बहुत डिवोशन तरीके से उस चीज को चाहेंगे, उनकी इच्छाएं फिर उस चीज में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। शुक्र यदि लग्न में बैठे हैं तो एक बहुत अच्छा एप्टीट्यूड भी हो सकता है, बहुत अच्छा मैथ्स लॉजिकल थिंकिंग भी बहुत अच्छी हो सकती है, शुक्र लग्न में होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अगले केंद्र भाव की, शुक्र यदि चतुर्थ भाव में स्थित होंगे तो। मैम स्लाइड आगे कर दीजिए। बहुत जी। ये शुक्र चतुर्थ भाव में बैठते हैं, तो हम सबसे पहले ये जान लें कि चतुर्थ भाव क्या होता है। चतुर्थ भाव होता है हमारा अपना घर, हमारी माता, हमारा सुख, गाड़ी वाहन, जितनी भी प्रॉपर्टी है, चल अचल संपत्ति, जो भी हम अपनी सुविधाओं के लिए चीजें इकट्ठे करते हैं, जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, सारी मटेरियलिस्टिक गेन्स हैं, वो सब हमारे फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। इसके अलावा हमारी जो प्राइमरी जो एजुकेशन है, जो माता से हमें प्रेरित होकर के मिलती है, वो सब भी हम शुक्र से देखते हैं। शुक्र हम जानते हैं कि एक स्त्री ग्रह है, और यहाँ पर नैसर्गिक तरीके से देखें तो चंद्रमा की राशि यानी कि कर्क राशि आती है, तो चंद्रमा की राशि में शुक्र एक अच्छी स्थिति ही मानी जाएगी। हालांकि चंद्रमा के वो शत्रु है, लेकिन फिर भी अगर आप एलिमेंट्री तरीके से देखें तो यहाँ पर शुक्र भी एक जल तत्व है और चंद्रमा भी एक जल तत्व है। तो जल तत्व में जल तत्व एक अच्छा ही प्रभाव, काफी इमोशन भी हो सकते हैं। यहाँ पर शुक्र के अंदर काफी इमोशन होंगे, ऐसे जातक के अंदर बहुत इमोशंस हो सकते हैं, और बहुत ही सुंदर घर हो सकता है यदि शुक्र वहां पर बैठे हैं। तो फोर्थ हाउस में शुक्र को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिलती है, क्योंकि फोर्थ हाउस में शुक्र को दिग्बली जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है वो भी मिलती है, उत्तर दिशा में उनको बल मिलता है। तो यहाँ से शुक्र को जब हम फोर्थ हाउस में शुक्र को देखते हैं तो जातक का जो घर का जो माहौल होगा वो काफी अच्छा भावुक वाला, और उसका घर को हमेशा सजा के रखना, घर में ही रहना, घर से भी काम कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम करें, उनको जो भी वो घर छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं, घर में ही सारा काम, मैनेजमेंट ऑफ हाउस ये भी कर सकते हैं। और यहाँ से वो दृष्टि डाल रहे हैं आपके दसम भाव पे। अब शुक्र क्या है, शुक्र की अगर हम दसम भाव क्या है, कर्म का स्थान है, हमारा करियर हाउस है, और जो भी हम जीवन के कर्मों को देखते हैं वो हम सब दशम से ही देखते हैं। दशम भाव एक ऐसा भाव है जो हमारे हाथ में है, एक्चुअली हम जब चाहे उसको हम बदल सकते हैं, ऐसा भाव होता है दशम भाव। और यहाँ पे कर्म करना होता है, हमेशा यहाँ पे मेहनत करनी होती है। और शुक्र इतना मेहनत तो नहीं होता है, थोड़ा डेडिकेट प्लैनेट होता है, लेकिन फिर भी शनि नैसर्गिक दशम भाव प्लैनेट है, तो शनि से की मित्रता होने से दशम भाव में ये अच्छा दृष्टि डाल रहे हैं, अच्छी दृष्टि जा रही है यहाँ पर। अब यदि यहाँ पर शुभ पंचक में शुक्र होते हैं और दृष्टि दशम पर डाल रहे हैं, तो जातक का जो करियर होगा शुक्र से रिलेटेड ही होगा। अब शुक्र की किस चीज के कारण हो सकता है कि वो होटल मैनेजमेंट में हो, फूड के रेस्टोरेंट के मालिक हो, क्योंकि यहाँ से भोजन भी हम शुक्र से देखते हैं। वो किसी ना किसी तरीके का मैनेजर हो सकते हैं किसी कंपनी में, ऐसी कंपनी में जो ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, सिनेमा रिलेटेड, फोटोग्राफी हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है। मतलब शुक्र के जितने भी कारकत्व हैं वहां से कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि वो दशम भाव में उसको प्रभावित करेंगे। तो
शुक्र 4 पर भी दृष्टि डालकर शुक्र एक सौम्य एक शुभ ग्रह में इनकी जो उपस्थिति होगी वो अच्छी ही ज्यादा मानी जाएगी, बशर्ते ये शत्रु राशि में या नीच में या अस्थिति में ना हो। उस स्थिति में क्या होगा कि जो भी इनके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं वो नेगेटिव में बदल जाएंगे। अब हो सकता है नीच के शुक्र हो तो जातक का काम ऑथराइज नहीं हो सकता है। किसी में बहुत सारी चीजें हैं जो ऑथराइज नहीं होती हैं लेकिन करते हैं, तो ऐसा काम हो सकता है यदि रिफ्लेक्टेड होगी तो। अब हम बात करेंगे धर्म त्रिकोण भाव में शुक्र ये उपस्थित होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेंगे पंचम भाव क्या होता है। एक्टिविटी नैसर्गिक तरीके से देखें तो ये पुत्र भाव होता है। मैम स्लाइड आगे कर दीजिए। नैसर्गिक तरीके से देखें तो ये भाव होता है और ये पुत्र भाव भी कह सकते हैं। तो ये हम यहाँ से देखते हैं तो भाव में जैसे आते हैं तो अब अपने आप में क्रिएटिव, जितनी भी क्रिएटिविटी है, जितनी भी सुंदरता है, जितनी भी है एक पर क्रिएशन ही होना है। यदि संतुष्टि तो वो भी क्रिएशन में आएगी। कुछ भी कोई भी प्रोडक्टिविटी हो रही है तो वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्लस क्रिएशन इज अ बिग बहुत ज्यादा कर सकते हैं। यदि स्वर है कि यदि तुलना में या वृषभ में है तो अच्छा बैलेंसिंग करके वो यदि वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, जरूर शुक्र है तो सिर्फ म्यूजिक में होंगे या डांस में होंगे, वो टीचर भी हो सकते हैं। लेकिन वो टीचर भी है तो उनका जो होगा, जो भी ऑरा होगा वो हमेशा क्रिएटिव होगा, वो भी करेंगे तरीके से। उनकी जो थिंकिंग होगी बॉक्स होगी, हमें से हट दिखाएंगे कि नहीं यहाँ पर मैंने डेकोरेशन करी, मेरा प्रेजेंटेशन मैंने इतनी तरीके से डेकोरेट कर दिया और अब मैं ये इस माफ करिएगा मैडम, आपकी आवाज बहुत कट रही है। अच्छा, बिल्कुल आवाज आ रही है? मुझे तो कट कट के आ रही है, बाकी लोग भी कट के ही आ रही है। यस, कट के ही आ रही है आपकी आवाज जी। अच्छा, का प्रॉब्लम रहता है। हाँ, नेटवर्क इशू थोड़ा सा लग रहा है। मेरा नहीं चल रहा है, मैं कंटिन्यू करूं या चेंज करूं? थोड़ा सा करके देखिए, शायद आवाज ठीक हो जाए। एयरटेल का नहीं लगे। नहीं, मैं एयरटेल का चेक करूंगी। मैम आ रही है आवाज? हाँ जी, अब आ रही है। गेट खोलिए। आ रहे मैम, करी? हाँ जी। मैम कहाँ पे थी मैं? स्लाइड कौन सी थी? 5th वाली? 5th वाली जी। तो हम 5th की चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर क्रिएशन हो रहा है। 5th हाउस इज अ हाउस ऑफ क्रिएशन एंड शुक्र इज ऑल्सो अ क्रिएटिव प्लैनेट। दोनों ही जब क्रिएशन एक जगह पर मिल जाए तो आदमी अपने फील्ड में, जातक अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा
कर सकते हैं। जो भी उनका काम होगा, यदि वो 5th हाउस ज्ञान का भी हाउस है, तो यदि वो ज्ञान में जा रहे हैं तो उसमें भी बहुत प्रोफाउंड तरीके से, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वो उस चीज को करेंगे। मैम स्लाइड मुझे नहीं दिख रही है। अब हम चर्चा कर लेते हैं शुक्र जब 7वें घर में आए तब। तो 7वां घर होता है हमारा पार्टनरशिप का, हमारी मैरिज का, छोटी मोटी यात्राओं का भी होता है। और जब यहाँ पर शुक्र आते हैं तो शुक्र जो है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार तुला राशि से यहाँ के नैसर्गिक ग्रह भी हैं, और इसके अलावा यहाँ के कारक भी हैं। 7म भाव के कारक भी या फिर मैरिज के कारक भी शुक्र हैं। तो जब कारक भाव अपने कारक में ही आ जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी तो ला सकते हैं, क्योंकि कारको भाव नाशाय है, लेकिन फिर भी 7म भाव में शुक्र जब केंद्र स्थिति में हो, जब एक सौम्य ग्रह केंद्र स्थिति में होते हैं, तब तो वहाँ के पॉजिटिव रिजल्ट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं यदि एफ्लिक्टेड नहीं हो तो जातक की जो जीवन साथी होगा वो बहुत ही शुक्र के बहुत ही अराउंड होगा, बहुत शुक्र के आसपास ही चीजें होंगी। ऐसा हो सकता है कि जातक के जीवन में विवाह के बाद बहुत सारे चेंजेस आए, ऐसे पॉजिटिव चेंजेस आए, उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो विवाह के बाद में चेंज हो जाए, पॉजिटिवली प्रोग्रेस्ड हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। मैम मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है आपकी आवाज, अब क्लियर है। अच्छा ठीक है मैम जी कंटिन्यू करिए। अब हम ये बात कर लेते हैं कि हाँ 7th हाउस में, तो 7th हाउस जो है हमारे जीवन साथी का है, हमारे पार्टनर का है। यहाँ पे हमारे शादी का जो संबंध है, जो प्रेम संबंध है, वहाँ वो भी हम देखेंगे, सेकंड चाइल्ड का भी है। तो यदि शुक्र 7th हाउस में ही अब आ गए तो यहाँ से हम देखेंगे कि दूसरे लोग जो है, जो बिजनेसमैन है, जो पार्टनर्स हैं, वो सभी अब शुक्र जैसे ही रहेंगे। यानी कि जातक का हो सकता है कि जो बिजनेस पार्टनर है वहां से उनको जीवन साथी मिल जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके जो बिजनेस है वो सभी इसी फील्ड से रिलेटेड हो, क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड हो। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि शुक्र 9th हाउस में होंगे तो क्या होगा। 9th हाउस जो है धर्म त्रिकोण है, एक उच्च धर्म त्रिकोण है, जो कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार गुरु ग्रह से शासित है। गुरु की यहाँ पर धनु राशि पड़ती है, और 9th हाउस के कारक ग्रह भी गुरु होते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि गुरु जो कि नैसर्गिक तरीके से शुक्र के शत्रु है, और शुक्र की वहां पर स्थिति कैसे फल देती है। कि 9th हाउस जो है वो हायर एजुकेशन है, हमारा धर्म है, हमारी धार्मिक यात्राएं हैं, हमारी फिलोसॉफिकल लर्निंग है, हमारी जितनी भी दार्शनिक चीजें हैं वो सब यहाँ से देखते हैं, धार्मिक यात्राएं यहाँ से देखते हैं, हमारा लक है, लक फैक्टर भी हम 9th हाउस से देखते हैं। इसके अलावा जो भी हमारी गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, हमें भगवान ने जो भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं, हम ऐसा लगता है जैसे किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ हमेशा कोई ना कोई रहता है हमारी हेल्प करने के लिए। तो ये हम 9th हाउस से देख सकते हैं कि वहां पर कैसी पोजीशनिंग है। वहां पे यदि अच्छी पोजीशनिंग यानी कि आपको भगवान का साथ हमेशा मिल रहा है, ये सब हम 9th हाउस से देखते हैं। तो भावत भावम से हम देखें तो 9th का 9th यानी कि पंचम होता है, तो पूर्व पुण्य जो है वो भी हमारे 9th हाउस से हम जान सकते हैं कि जो भी हमारे पास्ट कर्मा के फल है वो भी हमें 9th में जाके मिलते हैं। अब यहाँ पर शुक्र की स्थिति क्या बताती है कि शुक्र तो एक भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़े हुए प्लैनेट है, और यहाँ पर जो गुरु है वो धर्म वाले प्लैनेट है। तो दो गुरुओं का जब मेल हो रहा है तो इसे पॉजिटिवली यदि लें तो आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव स्थिति ये बनती है कि जातक जो है धर्म करते हुए अपनी सारी सुख सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। हायर स्टडीज भी जो होंगी उनकी वो धर्म से रिलेटेड कर सकते हैं। बहुत ही जो उनकी लॉजिकल थिंकिंग है वो अब धर्म में भी जुड़ रही है। तो यहाँ पे वो
एक बहुत बड़ा रिसर्च में भी जा सकते हैं। यहाँ 9th हाउस में शुक्र की पोजीशन जो है जातक को बहुत अच्छा फिलोसोफर थिंकिंग वाला व्यक्ति बनाता है, वेल एजुकेटेड हो सकते हैं। यात्राओं को भी हम यहाँ से देखते हैं, विदेश यात्रा को, तो यहाँ से जातक को हम देख सकते हैं कि विदेश यात्राएं करके आए हों, वो यात्रा बहुत बार कई बार जाकर के आए हों। हायर स्टडीज हैं तो वो स्टडीज को भी बहुत अच्छे तरीके से करते हो, डिसिप्लिन्ड तरीके से वो अपनी स्टडीज को करेंगे जब वो शुक्र 9th हाउस में होंगे। तो दो गुरुओं का जब मेल हो रहा है और तब जाकर के हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा ही बहुत प्रोफाउंड यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला है। जातक जो है एनजीओ चलाने वाला हो सकता है या फिर सोशल सर्विस करने वाले हो सकते हैं। अब हम देख लेंगे कि यदि शुक्र 10th हाउस में होते हैं तो उनके क्या रिजल्ट होते हैं। 10th हाउस में जब शुक्र आएंगे तो यानी कि वो नैसर्गिक रूप तरीके से शनि की राशि में जा रहे हैं। शनि जो है मकर राशि के स्वामित्व से 10th हाउस मिलता है और ये एक बहुत ही हार्ड वर्किंग हाउस है। 10th हाउस हमारा कर्म स्थान है, यहाँ से हम अपना जीवन के सभी कर्मों को देखते हैं। और अब जीवन के कर्मों में शुक्र का जाना, तो हम क्या देखते हैं, अच्छा हम यहाँ से हमने 9th हाउस से हम दृष्टि डालना भूल गए, सॉरी। 9th हाउस से हमने दृष्टि जो है 3rd हाउस पे डाली है, तो 3rd हाउस से भी जातक का पराक्रम बढ़ता है वहां पर, और जातक अच्छा पराक्रमी व्यक्ति हो सकता है। एक्चुअली यहाँ दिख नहीं रहा ना मैम मुझे स्लाइड, तो मैं पॉइंट्स भूल रही हूँ, बिना देखे ऐसे ही तो अच्छा कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बोल दीजिए। हाँ, मेरे को कुछ भी दिख नहीं रहा, वो नेटवर्क का इश्यू हमेशा ही मेरे साथ हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बोल दीजिए। जी मैम। वीनस अगर 10th हाउस में आते हैं तो इसके रिजल्ट ये हो सकते हैं कि जिससे जो 10th हाउस हमारा करियर है, तो अब हम ये देखेंगे कि वीनस से रिलेटेड कोई ना कोई करियर जातक का अवश्य होना चाहिए। या तो जातक का वर्किंग एनवायरनमेंट भी सुंदर होना चाहिए, भौतिक सुख सुविधाओं वाला होना चाहिए। जातक की वर्क प्लेस में हो सकता है बहुत सारी स्त्रियां हो, क्योंकि शुक्र एक स्त्री ग्रह है, तो हो सकता है जातक के आसपास का जो माहौल हो वो लेडी वाला हो, और हो सकता है उनके बॉसेस भी ऐसे हों, जो उनके अधिकार जो उनकी अथॉरिटी है वो भी ऐसे हों। जब तक स्वयं भी ऐसा हो सकता है कि जो अथॉरिटी चाहे, और अथॉरिटी चाहने के बाद में वो लोगों को मदद करना चाहते हैं, एक सोशल वर्कर भी हो सकते हैं। यहाँ से शुक्राचार्य एक संजीवनी बूटी पाने वाले गुरु हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जातक हीलर भी हो सकते हैं, जातक मेडिकेशन की प्रैक्टिस करने वाले भी हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हीलर से लेकर सिनेमा तक, ड्रामा तक, म्यूजिक, आर्ट, कोई भी फील्ड जातक का हो सकता है। शुक्र की केंद्र और त्रिकोण में जो स्थिति है वो ज्यादातर शुभ परिणाम देगी यदि ये शुभ पंचक में होते हैं, और अशुभ पंचक में होने से ही शुक्र के जो भी नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब इसके अलावा यदि शुक्र अफ्लिक्टेड है तो हम इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, कुछ दान कर सकते हैं, हीरा धारण कर सकते हैं, और शुक्र, जी मैम, नहीं, और शुक्रदेव का जो मंत्र है वो हम जाप कर सकते हैं 108 बार। अब मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, नेटवर्क की वजह से जो भी इश्यूज हुए हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली जी, बहुत ही आपने अच्छा शुक्र ग्रह के बारे में बताया, उनकी बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन था आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब दीक्षांत जी, क्या आप बोल पाएंगे? दीक्षांत जी हैं प्रेजेंट? शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं दीक्षांत जी। कोई बात नहीं, हमारे पास जितने भी हमारे पास पार्टिसिपेंट थे लगभग सभी अपना प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, तो
अब मैं आरती जी से कहूंगी, आरती जी आए, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताएं हमारे ज्योतिष के बारे में, हमारे संस्थान के बारे में, हमारे कोर्स के बारे में थोड़ा सा अवगत कराएं। आरती जी क्या मुझे सुन पा रही हैं? किशोर सर क्या आवाज आ रही है? सर की आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। सर सर आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मैडम? अब आ रही है सर जी। जय गणपति सर, आ गई। अब आ रही है जी? हाँ जी सर, अब आ रही है। मेरे ख्याल से दीक्षांत जी जुड़ नहीं पा रहे हैं, नेटवर्क इशू है कुछ। जी जी जी। तो मैं समझता हूँ शायद आज का प्रेजेंटेशन जितने थे हमारे सब कंप्लीट हो गए हैं। जिनके भी शेष रह गए हैं तो अगली शनिवार इतवार में उन सबको हम लेंगे बचे हुए प्रेजेंटेशन। तो बाकी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे ग्वालियर चैप्टर के चेयरमैन हमारे गुरु श्री प्रेमेंद्र सर को आमंत्रित करूंगा कि वे आएं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आशीर्वचन प्रदान करें। सर का भी शायद लगता है नेटवर्क इशू है आज, कुछ ऐसा ही लग रहा है, कुछ बुद्ध कुछ गड़बड़ जी दिख रहा है। जी गुरु जी देख नहीं पा रहे हैं शायद। हाँ आज चलिए बाकी जो हमारे जितने भी नए छात्र हैं जो आज क्लास में जुड़े हुए हैं, अगर किसी को कोई कुछ भी समाधान चाहिए या कुछ अगर कुछ बात पूछना चाहते हो कोर्स के बारे में, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि अपना हैंड रेस करें और अपने को अनम्यूट करें। जी हाँ संदीप घोष जी जी, जी आप अनम्यूट करके आ सकते हैं सामने। हेलो, नमस्कार सभी को। नमस्कार। मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा रहेगा कोर्स का, थोड़ा पहले से मालूम पड़े जी जी तो मेंटली हम प्रिपेयर रहें बिफोर द क्लास। ओके सर। देखिए जैसा कि आपको मैं बता देता हूँ, आईकास के तहत हमारा जो कोर्स है ज्योतिष प्रवीण है, जो अब फर्स्ट सेमेस्टर है, जो अभी एडमिशन होंगे। ये फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हमारे जून में होते हैं। तो आप जून में जब इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे तो आप ज्योतिष प्रवीण के प्रथम सेमेस्टर को पार कर लेंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके एग्ज़ाम अगले जनवरी में होंगे। तो टोटल ये कोर्स आपका 1 ईयर का है।
जिसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। तो लगभग पहले वाले कोर्स में जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे उसमें सारे जितने भी हमारे ग्रह हैं, प्लेनेट हैं, इनकी एस्ट्रोनॉमिकल व्याख्या और एस्ट्रोनॉमी व्याख्या और इसके साथ इनके राशि गुण धर्म और कुंडली बनाना, सबसे महत्वपूर्ण कुंडली का निर्माण। देखिए वैसे तो आजकल देखा जाए तो कुंडली निर्माण तो फिंगर टिप पर उपलब्ध है। आप चाहें तो मोबाइल पर, कंप्यूटर पर 1 मिनट के अंदर कुंडली निर्माण हो जाती है। लेकिन हर चीज का कैसे बनती है, क्या उसका जो है तरीका है, क्या प्रोसीजर है, वो हम सिखाएंगे कि कुंडली बनती कैसे है। जो भी आपका कुंडली का D1 का निर्माण है वो कैसे होता है, उसके साथ ही उस कुंडली के साथ उसके जो षट वर्ग हैं वो वर्ग कैसे बनते हैं, उनका क्या महत्व है, दशाएं कैसे आती हैं जीवन में, दशाओं का क्या महत्व है, और साथ ही फलित का एक सूक्ष्म पार्ट जो आप पहले वाले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। जी संदीप जी। ओके। ऑल्सो जी ये जो हम फ्यूचरिस्टिक क्लासेस होंगे, क्योंकि जी अभी मैं आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या इस या सेमेस्टर में? yeah we also make a separate WhatsApp group for new admissions only. When you registered or deposit the fee, we have added in the WhatsApp group. Sure. लेकिन I didn't have any information as of yet. तो अभी मतलब नहीं मुझे यू कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिला अभी तक। अच्छा नहीं आपने रजिस्टर करवाया आरती जी से अपना नाम? हैव यू रजिस्टर्ड योर नेम फॉर एडमिशन? I want to, Yeah. but I didn't got any information as of yet. No, so please contact to Aarti ji, Aarti madam, and then register your name and also ask the procedure. What should the procedure to deposit the fees? Then we will add your name in the WhatsApp group of Praveen first. Sure. Actually, she told me she's going to contact me. So should I wait, or because I don't have any contact of her? Okay. Just after this class, we have sent your number to Aarti ji and she contact you. Perfect. Okay. Seems like a plan. Thank you. Okay, sir. Anyone else और कोई? 103 विकास जी। यस, आपका हैंड रेस है, आप अनम्यूट कीजिए अपने को और बताइए क्या बात है। सर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में अपना मतलब फीस डिपॉजिट कर दी है और एडमिशन किया है। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें सारी क्लासेस तो हमें ऑनलाइन ही प्रोवाइड होंगी, है ना? जी और इसमें हमें जी रिकॉर्डेड लेसन्स भी हमें मिल जाएंगे। सर इन केस अगर ऐसा हो कि मान लीजिए कि किसी वजह से जैसे बीच में ऐसा हो सकता है कि जैसे अगर मुझे लीव मिले क्योंकि मैं बाहर जॉब करता हूँ, लीव मिले तो मैं ऑनलाइन क्लास के साथ अगर डायरेक्टली आपके पास आके वहाँ पे विजिट करके वो चीज़ देखना चाहूँ या क्लास में बैठना चाहूँ तो? देखिए एक्चुअली ऐसा है कि जितनी हमारी क्लासेस होती हैं इनकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है। आपको जी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। अगर आपकी क्लास किसी कारणवश छूट जाती है तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको उसके नोट्स मिलेंगे। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ बात है, तो ग्वालियर में मैं भी उपलब्ध हूँ, गुरुजी उपलब्ध हैं और भी हमारे टीचर जो उपलब्ध हैं, उनसे आप व्यक्तिगत भी बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। जी आरती मैम ने बताया था, आरती मैम से मेरी बात हुई थी, मैम जी से काफ़ी बात हुई, मैम ने मुझे काफ़ी हेल्प भी किया। जी तो मैं बस यही जानना चाह रहा था क्योंकि मेरी सर जॉब जो है वो बाहर है और मतलब प्लेस चेंज होती रहती रहे बार बार। वो कोई इशू नहीं है क्योंकि क्लास ऑनलाइन है। आप जहाँ भी होंगे, जिस समय होंगे, आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। और हमारी क्लास ज़्यादातर आपको मालूम है वीकेंड में चलती हैं, सैटरडे और संडे में। तो अधिकतर लोगों का उस समय ज़्यादातर जो है अवकाश रहता है। जी धन्यवाद सर। ओके, एनीबडी एल्स? नमस्कार सर जी। सर मैं तो पूछ रहा था टाइमिंग क्लासेस के क्या होंगे सैटरडे टाइमिंग? संडे? जी हाँ, मोस्टली टाइमिंग सैटरडे को शाम को इवनिंग में रहते हैं। लगभग 4, साढ़े चार या 5 से स्टार्ट होती है। 2 घंटे की क्लास, 1-1.5 घंटे, 2 घंटे, 2-3 सब्जेक्ट आपके कवर होते हैं। और सैटरडे को प्रातः मॉर्निंग में 10:30 से 12 के बीच।
सर संडे को। संडे को, हाँ। ओके सर, थैंक यू। और कोई डाउट? हाँ जी सर, नीरज बोल रहा था। या नमस्कार ये नमस्कार। सर, एक क्वेश्चन था ये रिगार्डिंग बुक्स का जो पीडीएफ है। एक अभी शायद ज्योतिष प्रवीण के फर्स्ट सेमेस्टर में किसी ने शेयर किए थे, वो रीशेयर कर सकते हैं क्या? मेरे को थोड़ा एक डाउट है कि कंफ्यूजन है थोड़ा कि आई वांट कि मतलब मैं इंग्लिश में बुक बुलाऊं कि हिंदी में, तो एक बार में देख लेता, हिंदी कंफर्टेबल है तो हिंदी, अदरवाइज वो इंग्लिश में बुलाऊं, वो थोड़ा कंफ्यूजन है। वो दोबारा शेयर हो जाएंगे आपको, और आपको जो भी उसमें बुक चाहिए होंगी वो भी मंगा ली जाएंगी, पीडीएफ भी शेयर हो जाएंगे, और जिस मीडियम में आपको चाहिए, इंग्लिश या हिंदी दोनों में अवेलेबल है। हाँ सर, तो वही मैं सोच रहा था कि पीडीएफ अगर हिंदी मिल जाते हैं तो बुक इंग्लिश बुलवा लेंगे, क्योंकि थोड़ा हिंदी में थोड़ा मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा जैसा आप चाहें। ठीक है। तो ठीक है मैडम, मैं समझता हूँ कि आज की क्लास को हम विराम देते हैं। जी सर। है ना? तो सभी का यहाँ पर आज जितना भी प्रेजेंटेशन रहा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, सभी ने अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरह प्रस्तुति दी। जितनी नॉलेज उन्होंने गेन की है यहाँ से, उसका एक सार आज की प्रस्तुति के द्वारा दिया गया। हमारा प्रस्तुति दिलवाने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि हम ये नहीं देखना